हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लॉक केमिस्ट्री। ब्लॉक केमिस्ट्री में हम लोग वैसे तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक में भी हम लोग कार्बन फैमिली, बोरॉन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली सबको अलग अलग ही पढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका, सीक्वेंस वो नहीं रहेगा। मैं आप लोगों को, क्योंकि ब्लॉक केमिस्ट्री में जो अपने को मेनली 3-4 चीज़ें पढ़नी होती है, उनको मैं उसी तरीके से एक जगह एक साथ पढ़ाने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूँगा। वो मेरा कंफर्ट नहीं, इवन आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी में हर एक ब्लॉक को अलग अलग पढ़ते हो, लेकिन उन अलग अलग ब्लॉक के जो आपस में रिलेटेड पॉइंट्स हैं, को रिलेटेड पॉइंट्स हैं, उनको आप लोग अलग से पढ़ने में अपना टाइम भी बर्बाद करते हो और समझने में भी आप लोगों को दिक्कत होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोगों के पास मेनली 3-4 काम हैं, ठीक है। 3-4 काम में क्या है अपने पास, सीधी सी बात है, जो ब्लॉक केमिस्ट्री है वो ब्लॉक केमिस्ट्री एक पार्ट जो है, खास तौर पे पी ब्लॉक की बात करूं, ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स एक उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अलग अलग कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर एक उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो वैसे तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में और केमिकल बॉन्डिंग बेस्ड होती हैं। अगर आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला चैप्टर और केमिकल बॉन्डिंग की कंसेप्ट अगर अच्छे से आती है तो वो चीज़ें इवन मैं ये मान के चलता हूँ कि कवर हो चुकी है, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन एक अपना पार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जो है, मैं ब्लॉक केमिस्ट्री को ब्लॉक वाइज ना पढ़ा करके एक साथ क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसका जो मैं अब तीसरा चीज़ लिखवा रहा हूँ वो सबसे बड़ा कारण है। आप लोग अलग अलग चैप्टर में अलग अलग रिएक्शन रटने की कोशिश करते हैं। इनऑर्गेनिक की रिएक्शन में भी थोड़ा लॉजिक होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक रिएक्शन को भी एक पर्टिकुलर तरीके से क्लासीफाई करके उनको एक साथ एक जगह पढ़ा जा सकता है, ठीक है। और मैं आप लोगों के साथ यही मेनली फोकस करूंगा। इसमें क्या है, कुछ बच्चों को अच्छा लगेगा मुझे पता है, और कुछ बच्चे इसको नेगेटिव लेते हैं। उनको तो भैया अपना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा एनसीईआरटी वाले तरीके से पढ़ाऊँ, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ाऊँ, उनको वो चाहिए, ठीक है। जबकि मेरा एफर्ट आप लोगों को रहेगा कि आप लोगों जो है वो इनऑर्गेनिक की रिएक्शन को याद कर पाएंगे, ठीक है। याद करने के साथ साथ उसके पीछे का थोड़ा लॉजिक, ठीक है। बिल्कुल लॉजिक लेस रिएक्शंस नहीं होती इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, उनके पीछे भी लॉजिक काम करता है। उनके पीछे भी कुछ थोड़ा एफर्ट डालने जाए तो उनकी रिएक्शन को भी एक एक जगह क्लासीफाई करके उन एक साथ कई सारी रिएक्शन को एक जैसा समझाते हुए, बताते हुए याद किया जा सकता है, ठीक है। तो तीसरा पार्ट जो है मैं आप लोगों के साथ डील करूँगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है। तो एक्चुअली अगर हम ये 3 चीज़ें पढ़ लें, चाहे हम चैप्टर वाइज पढ़ें, ठीक है, कार्बन फैमिली अलग पढ़ें, नाइट्रोजन फैमिली अलग पढ़ें, एक है कि हम सारी चीज़ों को अलग अलग करके स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड एक जगह बना लें जितने भी ब्लॉक के हैं, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन जो हैं या प्रॉपर्टीज बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो मैंने पहले ही बोला पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग पे बेस्ड होगी, ठीक है, तो उनको हम लोग एक जगह रखें। फिर इनऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हैं उनको एक जगह करें। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर भी मैं आप लोगों को अलग अलग कैटेगरी की रिएक्शंस डील करूँगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में मेनली अपने को हीटिंग इफेक्ट देखना होता है, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट मेनली देखना होगा। उसके अलावा देखा जाए तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखनी होगी, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बाद आप लोगों को जो है एसिड बेस रिएक्शन देखनी होगी, ठीक। एसिड बेस रिएक्शन के अलावा एक मेजर पार्ट जो इनऑर्गेनिक में केमिस्ट्री का होता है वो होता है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, ठीक है। कौन सी रिएक्शन? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी अपने को मेनली देखनी है। और फिर एक पार्ट आएगा अपने पास रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये रिडॉक्स रिएक्शन अपने को थोड़ा परेशान करेगा, बाकी इन 3-4 चीज़ों को तो मैं बहुत आसानी से करवा दूंगा। रिडॉक्स रिएक्शन में कई बच्चे परेशान होंगे, मैं जानता हूँ भाई, हर किसी की अपनी एक कैपेबिलिटी, एक सीमा होती है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा उसको देने की कोशिश की जाएगी तो परेशान तो होगा ही होगा, और हर बच्चा एक लेवल का होता नहीं है, ठीक। तो लेकिन मैं अपने आप में पहले आपको क्लियर कर दूँ, आप मेरे से ये मत एक्सपेक्ट करके चलें कि मैं आपको चैप्टर वाइज ब्लॉक, कार्बन फैमिली, बोरॉन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली ये सब अलग अलग पढ़ाऊँ। ऐसा मैं नहीं कर पाऊँगा या करना नहीं चाहता मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे, इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस को आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है, और आपको याद रखने में भी काफ़ी आसानी होगी, ठीक। तो मैं अब इस पार्ट में सबसे पहले जो है ये वाला हिस्सा आज स्टार्ट करूँगा, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। और उन कंपाउंड्स को भी मैं अलग अलग कैटेगराइज करते हुए आप लोगों के साथ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स। हाँ भाई,
तो स्ट्रक्चर में मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले तो ऑक्जी एसिड्स जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर डिस्कस करूँगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्जी एसिड्स, ऑक्जी एसिड्स एंड ऑक्जी एनायंस। तो ऑक्जी एसिड्स और ऑक्जी एनायंस की जो स्ट्रक्चर होती है उस पार्ट को मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको छोटा सा एक कॉन्साइज में ऑक्जी एसिड्स का नाम लिखना सिखा दूं, ठीक है। कई लोग नामकरण को रटते हैं, 11th में तो मैं इसको काफ़ी डिटेल में करवाता हूं, लेकिन अब 12th में मैं आपको एक कॉन्साइज वे में बहुत जल्दी में ऑक्जी एसिड्स और उनसे बनने वाले एनायन का नामकरण सिखा रहा हूँ, ठीक है। उसको ज़रा अच्छे से प्यार से समझिएगा, ठीक। मैं आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूँ, ठीक है। ऑक्जी एसिड्स जो होते हैं ना, मैं एक चीज़ बताऊँ, ऑक्जी एसिड्स की जो एंडिंग होती है, ठीक है, ऑक्जी एसिड्स की जो एंडिंग होती है, आप लोगों को ऑक्जी एसिड हाइड्रा एसिड का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। तो ऑक्जी एसिड्स की एंडिंग जो होती है उस एंडिंग में आपको या तो इक लगा हुआ मिलेगा, ठीक है, या आपको OUS लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड, क्लोरिक एसिड क्लोरस एसिड, ठीक है, ब्रोमिक एसिड ब्रोमस एसिड। तो ऑक्जी एसिड के लास्ट में आपको या तो इक लगा हुआ मिलेगा या OUS लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं बताया हूँ, ये उनके नाम की पहचान होती है एक टाइप से, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑक्जी एनायन बनेगा, ऑक्जी एनायन कैसे बनेगा भाई, एसिड है तो उसका H+ हटा दो, उसका H+ हटाओगे तो बदले में एक एनायन ही ना बचेगा, ठीक है। जैसे H2SO4 ऑक्जी एसिड है और SO4 2- उसका ऑक्जी एनायन है, ठीक है। तो ऑक्जी एनायन के लास्ट में आप लोग देखोगे कि या तो 8 लगा हुआ मिलेगा सल्फेट, या लास्ट में 8 लगा हुआ मिलेगा सल्फाइट, नाइट्रेट नाइट्राइट, क्लोरेट क्लोराइट, ठीक है। ये आप अक्सर देखोगे। तो ऑक्जी एसिड्स की एंडिंग इक और एस से होगी, इक एसिड लगा दोगे, OUS एसिड लगा दोगे, ठीक है। और ऑक्जी एनायंस की जो एंडिंग है वो 8 और 8 से होगी, ठीक है। तो अब इधर ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उस छोटे से शॉर्टकट से पहले आप लोगों को मेरा एक छोटा सा काम करना होगा, ठीक है। आप लोगों को 5 एसिड्स का नाम आप लोगों को याद रखना होगा, और हालांकि वो नाम आप लोगों में 3 या 4 नाम तो आप ऑलरेडी जानते हो। मैं सही बताऊं तो आपको बिल्कुल परेशान करने जा ही नहीं रहा हूं, ठीक है। आप एक तो इसका नाम ध्यान रखोगे, किसका, H2SO4 का क्या नाम होता है, सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम होता है, ठीक है। अच्छी बात है, सल्फ्यूरिक एसिड नाम है इसका, ठीक है। इसके बाद आप लोग मुझे इसका बताओ, HNO3, सर इसका भी नाम हमें पता है, क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बोला ना, ज़्यादातर केस तो आप लोग खुद जान ही रहे होगे, S3PO4, ठीक है। S3PO4 जो है इसका नाम ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो सर हम इसका नाम भी जानते हैं, हाँ मुझे पता है, जानते हो आप लोग। तो इसका नाम क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। उसके अलावा मैं 2 और दे रहा हूँ, ठीक। 2 में मैं एक दे रहा हूँ आपको H3BO3, ठीक है। यहाँ जो है ब्रोमीन नहीं है, बोरॉन है, और बोरॉन है तो ये बोरिक एसिड। अच्छा एक चीज़ आप देख रहे हो ना, इनके लास्ट में क्या लगा हुआ मिल रहा है आपको, इक लगा हुआ मिल रहा है, बोरिक एसिड, ठीक है। अच्छा एक आप लोग HXO3 को ध्यान रखोगे, ठीक है। HXO3 को आप लोग ध्यान रखोगे, और HXO3 को अगर मैं बोल लूँ, X यहाँ पे हेलोजन है, ठीक है। हेलोजन में ये क्लोरीन हो सकता, ब्रोमीन हो सकता, आयोडीन हो सकता, तो मैं इसको बोलूँगा हेलिक एसिड, हेलोजन के चलते इसको मैं बोलूँगा हेलिक एसिड, ठीक है। और हेलिक एसिड में भी अब मैं अगर अलग अलग नाम लिखना हो, ठीक है, तो HClO3 को मैं बोलूँगा क्लोरिक एसिड, ठीक है, क्लोरिक एसिड बोलूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। HBrO3 को जो है मैं ब्रोमिक एसिड बोलूँगा, ब्रोमिक एसिड। कई लोग इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोरिक एसिड है, ठीक है, वहाँ पे 3 H है, H3BO3 है, और यहाँ HBrO3 है, ब्रोमिक एसिड है, ठीक है। एक आप लोगों को HiO3 याद रखने को बोलूँगा, ये कौन सा है, आयोडिक एसिड है, ठीक है। तो सर ये तो हमें पहले से ही आते हैं, अगर आते भी हैं तो भी मुझे तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है ना, कि मैं आपको एक शॉर्टकट देने जा रहा हूँ इनका नामकरण याद रखने का, ठीक है। सिर्फ इनका ही नहीं, इन सल्फर के जैसे कई सारे ऑक्जी एसिड होते हैं, फॉस्फोरस के कई सारे ऑक्जी एसिड होते हैं, नाइट्रोजन के होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको याद करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको याद करने की बजाय एक तरीका दे रहा हूँ जिससे आप लोग उनका नाम खुद से बना पाओगे, ठीक है। मैं यही मेन काम करने जा रहा हूँ कि आप लोग जो है उनका नाम खुद से बना पाओगे, लेकिन मेरा शॉर्टकट तभी आपके काम आएगा जब ये चीज़ें आप जान रहे होंगे। तो इनमें ज़्यादातर आप जानते हो, बस हेलिक एसिड एक्स्ट्रा है कुछ बच्चों के लिए,
ठीक है, कुछ तो जानते ही होंगे। HXO3 को हम लोग कौन सा एसिड बोल रहे हैं? हेलिक एसिड बोल रहे हैं। जैसे HClO3 हो गया क्लोरिक एसिड, HBrO3 हो गया ब्रोमिक एसिड, HiO3 हो गया आयोडिक एसिड, और H3BO3 कौन सा एसिड है? बोरिक एसिड है। ठीक है, तो ये इतना अगर आप लोग जानते हो तो उसके आगे की कहानी मैं आपको सुनाते चल रहा हूँ। पहले मैं आपको ऑक्जी एसिड्स का नाम लिखवाऊँगा, नाम लिखवाने के बाद मैं इनकी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करवाऊँगा आप लोगों से। ठीक है, तो अब सुनो, पहले तो नाम लिखना सिखा देता हूँ। पहले नाम लिखने में आप लोगों को जैसे मान लो ये वाली चीज़ है HClO3, ठीक है, कौन सा एसिड बोल रहे हो आप इसको? क्लोरिक एसिड बोल रहे हो। ठीक है, एक्चुअली मेरा शॉर्टकट आप लोगों के काम तब आएगा जब आपको पता होगा कि क्लोरिक एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ब्रोमिक एसिड क्या है। ठीक है, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ठीक, मेरे पास यहाँ जगह है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे जो आप लोगों ने इक एसिड के नाम पे याद किया है, ठीक है, जिसको आपने इक एसिड के नाम से याद किया है, उस इक एसिड में आप एक छोटा सा काम करो। उस इक एसिड का जो भी फॉर्मूला है उसमें से एक ऑक्सीजन कम कर देना। ठीक है, एक ऑक्सीजन कम कर देना, तो उसके बदले में जो एसिड बने ना उसका नाम बदल के इक हटा के उसके बदले में OUS लगा देना। ठीक है, मैंने फॉर्मूला आपको क्यों याद करवाया? भाई आप ऑक्सीजन घटाने करने का जो काम करोगे तो वो कैसे करोगे? पहले ये वाला फॉर्मूला पता होगा तब ना करोगे, तो इसीलिए वो मैंने पहले 5 लिखवाए हैं आपको। अब उसमें से एक ऑक्सीजन कम करो, OUS कौन सा एसिड? S एसिड हो गया, S। ठीक है, OUS S लगा देना उसमें। अच्छा, एक ऑक्सीजन और कम कर दो, मतलब एक एसिड से देखा जाए तो 2 ऑक्सीजन कम कर दो। 2 ऑक्सीजन कम करने के केस में उसके नाम के आगे हाइपो जोड़ देना। ठीक है, नाम के आगे हाइपो जोड़ देना और लास्ट में उसके साथ जो है OUS लगा देना। हाइपो आगे लगेगा, OUS उसके नाम के पीछे लगेगा। ठीक है, मैं आपको नेमिंग नहीं करवा रहा हूँ, नेमिंग तो एक छोटा सा हिस्सा है, मैं आपको स्ट्रक्चर पार्ट पे ही आऊँगा, लेकिन उससे पहले कुछ बच्चों के लिए बताना जरूरी है, कुछ पहले से फैमिलियर होंगे। ठीक है, तो एक एसिड का एक ऑक्सीजन कम करो, OUS S एसिड, एक ऑक्सीजन और कम करो तो हाइपो लगेगा, लास्ट में OUS लगेगा। उसी एक एसिड में एक ऑक्सीजन जोड़ दो। ठीक है, तो उस एक एसिड में एक ऑक्सीजन जोड़ना, तो उसके नाम के आगे आप पर लगाना, लास्ट में आप इक ही रहने देना। पर नाम के आगे लगा देना, लास्ट में इक ही रहने देना, पर इक एसिड। ठीक है, इनडायरेक्टली आप लोगों ने क्लोरिक एसिड सिर्फ याद नहीं किया, आपने ये 4 नाम याद कर लिए। ठीक है, आपने क्लोरिक एसिड अकेला याद नहीं किया, आपने ये 4 नाम याद कर लिए हैं। कैसे याद कर लिए हैं ज़रा सोचो। ये कौन सा एसिड था? HClO3 कौन सा एसिड था? क्लोरिक एसिड। ये कहाँ से आया? याद करवाया है, याद है तो अच्छी बात है। अब इसमें से क्या करोगे आप लोग? एक ऑक्सीजन कम करो। ठीक है, इसमें से एक ऑक्सीजन कम करोगे तो HClO2 कौन सा एसिड? HClO2। ठीक है, तो ये कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा क्लोरस एसिड। ठीक है, HClO2 कहलाएगा क्लोरस एसिड। क्या किया मैंने? इस इक वाला जो टर्म था, इक को हटा दिया और इक के बदले में वहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पे मैंने OUS लगा दिया है। ठीक है, तो इक हटा दिया है, OUS लगा दिया है। ठीक है, ये काम आप लोगों को करना है। ठीक, उसके बाद अगर मैं एक ऑक्सीजन और कम कर देता हूँ इसमें से, ठीक, तो एक ऑक्सीजन और कम करता हूँ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? HClO हो जाएगा, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? HOCl लिख सकते हो। इसका नाम आप लोग अपने आप से लिखोगे? लिख लो यार, माँ बताया है मैंने। हाइपो पहले लगा देना, OUS बाद में लगा देना। ठीक है, तो क्लोरस तो था ही था, अब इस क्लोरस के आगे, नाम के आगे एक हाइपो परफिक्स जोड़ देना, हाइपो क्लोरस एसिड। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, और इसके अंदर एक ऑक्सीजन अगर आप जोड़ के लिख देते हो, ठीक है, तो एक ऑक्सीजन जोड़ने से फॉर्मूला क्या होगा? HClO4। इसीलिए पहले मैंने इसका नाम लिखवाया और इसका फॉर्मूला लिखवाया, ताकि इसमें ऑक्सीजन जोड़ने घटाने का काम हम कर पाएँ। ठीक है, कहीं से तो ऑक्सीजन का जोड़ना घटाना स्टार्ट करोगे ना, तो इसलिए मैंने वो 5 नाम आपको बताए। अब इसमें अगर आपने एक ऑक्सीजन जोड़ा है तो इसका जो नाम होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, वहाँ पे मैंने बताया नाम के आगे क्या जोड़ देना? पर जोड़ देना, लास्ट में क्या रहेगा? इक रहेगा। तो आपने नाम ये अकेला याद किया था, फॉर्मूला ये अकेला याद किया था, बाकी 3 तो मैंने अपनी ट्रिक से बता दिया आप लोगों को। ठीक है, क्लोरिक एसिड, क्लोरिक में से एक ऑक्सीजन कम करो, क्लोरस एसिड, एक ऑक्सीजन और कम करो, HOCl बनेगा, हाइपोक्लोरस एसिड। एक ऑक्सीजन और बढ़ा दो, कौन सा एसिड? पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस तरीके से इन एनायंस का नाम जो है वो, इस एसिड का नाम आप लोग लिख लोगे। अब इन एसिड के साथ साथ आप इनके एनायन का नाम भी लिख दोगे। ठीक है, इन एसिड के साथ साथ आप इनके एनायन का नाम भी लिख दोगे। ठीक है, उसके लिए मेरी एक छोटी सी बात ध्यान रखो,
जिन जिन एसिड की एंडिंग इक से हुई है, जिन जिन ऑक्जी एसिड की एंडिंग किस से हुई है, इक से हुई है, उस इक को ड्रॉप कर देना और उस इक के बदले में 8 लगा देना। ठीक है, इक ड्रॉप करके 8 लगा देना, OUS ड्रॉप करके 8 लगा देना। एनायन कौन सा बनाओगे, जितने आपको हाइड्रोजन हटाने हैं, जितने उस ऑक्जी एसिड में एसिडिक हाइड्रोजन है, उस ऑक्जी एसिड में जितने एसिडिक हाइड्रोजन है उन हाइड्रोजन को आप हटा देना। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंगली जो चार्ज आएगा उस चार्ज के करस्पॉन्डिंग आप लोग जो है एनायन का नाम लिखोगे। ठीक, पहले तो चार्ज भी हमें यहीं से समझ में आ जाएगा, इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, एक ही तो है। ठीक है, तो इसका जो एनायन बनेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इस एनायन को मैं यहाँ इसको अलग कर दे रहा हूँ। यहाँ से बनने वाले एनायन का फॉर्मूला क्या होगा, उससे बनने वाले एनायन का फॉर्मूला होगा ClO4-। ठीक है, इससे बनने वाले एनायन का फॉर्मूला क्या होगा, इससे बनने वाले एनायन का फॉर्मूला होगा ClO3-। इससे बनने वाले एनायन का फॉर्मूला ClO2-। इससे बनने वाले एनायन का फॉर्मूला ClO- लिखा हुआ मिलेगा या OCl लिखा हुआ मिलेगा, वो बात एक ही है। ठीक है, अब इसका नाम लिखना हो तो मैंने ऊपर बता दिया है कैसे नाम लिखना है। आप लोग कुछ नहीं, एक छोटा सा काम करना, एक छोटा सा, इस इक एसिड वाले में इक वर्ड को हटा देना। ठीक है, इस इक में, इस एसिड वाले पार्ट में इक वर्ड को हटा देना और इसके बदले में आप लोग कौन सा वर्ड लगा देना, परक्लोरेट लगा देना। ठीक है, परक्लोरेट। ठीक, तो ये परक्लोरेट पार्ट जो है वो अपना इसका इस एनायन का नाम हो गया परक्लोरेट। इक हटाया आपने, पर और हाइपो के साथ आपको कुछ नहीं करना है, सब परफिक्स जो भी रहेगा वो एज इट इज रहेगा। ऑक्जी एनायन बनाने के दौरान जो इक रहता है उसके लास्ट में या जो OUS रहता है उसको ड्रॉप कर देना, ATE लगा देना इक के बदले में, ITE लगा देना S के बदले में। ठीक है, तो इसका नाम क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, परक्लोरेट हुआ। इसका नाम क्लोरेट हुआ। ठीक है, इसका नाम क्लोरेट होगा, इसका नाम परक्लोरेट होगा, इसका जो नाम है वो क्लोराइट होगा। ठीक है, और इसका जो नाम है वो हाइपोक्लोराइट होगा। तो ये जान लो, परक्लोरेट, क्लोरेट, क्लोराइट एंड क्या, हाइपोक्लोराइट। ठीक है, अब कल को आपसे कोई बोल रहा हो, पूछे अचानक से कि पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या है, तो पोटेशियम पे चार्ज होता है 1+, क्लोरेट अब आपके सामने है 8 लगा हुआ, देखो ना, तो पहचान जाना कि वो ऑक्सी एनायन की बात कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल एनायंस जो होते हैं ना, नॉर्मल एनायंस, ठीक है, उनके लास्ट में IDE लगा होता है, आइड। ठीक है, जैसे क्लोराइड, ये नॉर्मल एनायन होते हैं, क्लोराइड, सल्फाइड। ठीक है, ये नॉर्मल एनायन होते हैं। अभी मैं नॉर्मल एनायन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, N3- नाइट्राइड। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए मैं बताना जरूरी समझूंगा। ठीक है, कि इनकी नामकरण करना भी इनकी एक पहचान होती है, इनके लास्ट में 8 आइट लगाना, इनके आगे पर और हाइपो वगैरह लगाना, ये इनसे रिलेटेड, नाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है कुछ कुछ। ठीक है, तो नॉर्मल एनायन के लास्ट में क्या लगा होता है, नॉर्मल एनायंस के लास्ट में IDE लगा होता है, और जो ऑक्सी एनायंस होते हैं उनके लास्ट में 8 या आइट लगा होता है। ये क्लोरेट है, सल्फेट है, सल्फाइट है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है। ठीक है, ये अपने आप में पहचान देते हैं आपको कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ऑक्सी एनायन है। तो जैसे ही आप पोटेशियम क्लोरेट सुनोगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा पोटेशियम है, क्लोरेट है मतलब ऑक्सी एनायन है, क्लोरेट है मतलब क्लोरिक एसिड से बना है, HClO3 क्लोरिक एसिड, और क्लोरेट कौन है, ClO3- क्लोरेट आयन है। पोटेशियम क्लोरेट क्या हो जाएगा, KClO3। पोटेशियम पर क्लोरेट क्या हो जाएगा, KClO4। हमें बिल्कुल मुश्किल नहीं होनी चाहिए इनका नाम, इनका फॉर्मूला लिखने के दौरान। ठीक है, सीजियम पर क्लोरेट क्या होगा, सीजियम ClO4। ठीक है, बस बात खत्म। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइट, तो सोडियम हाइपोक्लोराइट अगर होगा तो NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइट हो गया। सोडियम क्लोराइड जब सुनोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि नॉर्मल एनायन है, तो सोडियम क्लोराइड वैसे भी NaCl होता है, आपको सबको पता ही है। ठीक है, तो मैंने आपको 2-3 बातें अच्छी सी बताई है। ठीक है, एक एसिड के अंदर एक ऑक्सीजन कम करने से OUS लग जाता है, उसका एक ऑक्सीजन कम करने से हाइपो, और नाम के आगे हाइपो लग जाता है, लास्ट में अभी भी OUS रहेगा। उस एक एसिड में एक ऑक्सीजन जोड़ने पे नाम के आगे पर लग जाता है। और एनायन कैसे बनाओगे एसिड का, जितने उसमें एसिडिक हाइड्रोजन है वो हटा दो, उससे उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा वो समझ में आ जाएगा। जैसे H2SO4 है तो 2H हटाओगे तो ऑटोमेटिकली SO4 पे
2 माइनस आएगा, इसमें एक के कच है, एक हटाओगे तो इन सब पे 1 माइनस आएगा। ये पर क्लोरेट हो गया क्योंकि ये पर क्लोरिक से बना है, ये क्लोरिक था तो ये क्लोरेट हो गया, ये क्लोरस था तो ये क्लोराइट हो गया, ये हाइपोक्लोरस था तो ये हाइपोक्लोराइट हो गया। होपफुली आपको ये बात समझ में आई है, ठीक है। HbRO3 ब्रोमिक एसिड, HbRO2 ब्रोमस एसिड, HbRO हाइपोब्रोमस एसिड, एक ऑक्सीजन जोड़ के लिखोगे HbRO3 में HbRO4 पर ब्रोमिक एसिड, तो उसके करस्पॉन्डिंगली पर ब्रोमेट, ब्रोमेट, ब्रोमाइट, हाइपोब्रोमाइट, ये सब आयंस चार्ज इनका जो होता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सब नाम को, इनके चार्ज को आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसमें और बहुत सारे एग्जाम्पल लेता आपके सामने, लेकिन ये आप लोगों 11th में नहीं ना पढ़ाया जा रहा है कि मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाता, ठीक है। तो यहाँ पर आते आते आप काफ़ी कुछ सीख चुके होते हो, तो मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लूँगा। वैसे भी मुझे ऑक्जी एसिड्स की स्ट्रक्चर बनानी है, उनका नाम लिखना है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं इसी की हेल्प से नाम लिख दूँगा, ठीक। आगे सुनो, एक मैं छोटा सा तरीका और बता रहा हूँ, यूज़ ऑफ ऑर्थो मेटा एंड पायरो परफिक्स, ठीक है। यूज़ ऑफ ऑर्थो मेटा एंड पायरो परफिक्स, ज़्यादा अपने आप में तेज मत बोलना, बनना कि ऑर्थो मेटा के साथ तो सर पैरा होता है। भाई मैं ऑर्गेनिक की बेंजीन की ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को भी केमिस्ट्री आती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ऑर्थो मेटा और तीसरा नाम पायरो ही है, ठीक है। ऑर्थो मेटा एंड पायरो परफिक्स के बारे में बताता हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, जो ऑक्जी एसिड में यूज़ होते हैं, ठीक है, जो किस में यूज़ होते हैं, ऑक्जी एसिड में यूज़ होते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, कि हम लोग किस तरीके से ऑर्थो मेटा एंड पायरो वर्ड को यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने लिख रहा हूँ पायरो वर्ड कैसे यूज़ करेंगे, पायरो वर्ड जो है वो कैसे यूज़ होगा, ठीक है। तो पायरो वर्ड में आप लोग क्या करना, जो पेरेंट एसिड मैंने अभी लिखवाया है आपके सामने, जो पेरेंट एसिड मैंने अभी आपके सामने लिखवाया है, ठीक है, उस पेरेंट एसिड का, पेरेंट एसिड कौन से, वो जो मैंने 5 लिखवाए थे ना, उन्हीं को आप पेरेंट एसिड मानो, ठीक। तो उन पेरेंट एसिड का दुगना करना है, ठीक है, और इस बार ऑक्सीजन कम नहीं करना है, इस बार क्या करना, दुगना करना, और दुगना करके आप लोग क्या कर देना, पानी निकाल देना। मैं उम्मीद करता हूँ पानी तो निकाल ही दोगे, पूरे दिन भर निकालते रहते हो तो निकाल ही दोगे, ठीक है। क्या कह रहा हूँ, 2 टाइम्स ऑफ पेरेंट एसिड करना आप लोग, और पेरेंट एसिड का दुगना करके उसमें से क्या कर देना, एक वाटर मॉलिक्यूल कम कर देना, मतलब जो भी फॉर्मूला बन रहा है उसमें से 2H कम कर देना और एक क्या है, ऑक्सीजन कम कर देना, ठीक है। तो आप लोग 2H कम कर दोगे और एक ऑक्सीजन कम कर दोगे, तो इस तरीके से आपके सामने जो सामने ऑक्जी एसिड बनेगा, नया ऑक्जी एसिड बनेगा, ठीक है, उस ऑक्जी एसिड के नाम के आगे पायरो वर्ड जोड़ देना, ठीक है। समझे मेरी बात को, पेरेंट एसिड का दुगना करना है आप लोगों को, और पेरेंट एसिड का दुगना करके जो सामने नया ऑक्जी एसिड, पेरेंट एसिड का दुगना करना है, पानी निकालना है, पानी निकालने का मतलब 2 हाइड्रोजन कम कर देना, एक ऑक्सीजन कम कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से जो नया ऑक्जी एसिड बनेगा, ठीक है, उस नए ऑक्जी एसिड के नाम के आगे बस सिंपली आप लोग पायरो जोड़ देना, ठीक है, हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये पायरो हो जाएगा आपके सामने, जो नया ऑक्जी एसिड बनेगा वो पायरो होगा। एग्जाम्पल चाहिए ही आप लोगों को, तो ठीक है, चलो मैं बता दे रहा हूँ। ये H3PO4, ठीक है, कौन सा एसिड था, H3PO4 कौन सा एसिड था, बोल दो गधो। H3PO4 था अपने पास फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। क्लास में होता तो बुलवाता ना यार, चलो क्लास वाली फील यहीं फालतू में इमेजिनरी फॉर्म में ही लेने दो। H3PO4 है, फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है। इस फॉस्फोरिक एसिड का आप लोग दुगना करो, दुगना करके आप लोग इसका पानी निकालो, ठीक है। पानी निकालने का मतलब समझो, 3 दूनी 6, मैं हम लोग हरियाणा वाले ऐसे ही बोलते हैं, 3 दूनी 4 दूनी 5 दूनी, ठीक है। चलो तो ये 2 × 3 6 हो गया, ठीक है। इस 6 में से 2 हाइड्रोजन कम कर दो, ठीक है। तो 6 में से 2 हाइड्रोजन कम कर दोगे, तो 6 में से 2 हाइड्रोजन कम करने के बाद आपके पास कितने हाइड्रोजन बच गए, 4 बच गए, ठीक है। इतना तो आप कर ही लोगे। तो इसमें 4 हाइड्रोजन बच गए, और बदले साथ में आपके पास P2 हो गया, फॉस्फोरस डबल हो गया, और उसको हटाना भी नहीं है। और ऑक्सीजन वही 4 दूनी 8, ठीक है, मतलब 2 × 4 8, ठीक है। उस 8 में से आप लोग क्या करोगे, एक ऑक्सीजन कम कर दोगे, उस 8 में से एक ऑक्सीजन आप लोग कम कर दोगे। तो 8 में से एक ऑक्सीजन कम करोगे तो बदले में बचा 7, ठीक है। ये फॉर्मूला जो बना ना, आपने बिना ज़्यादा मेहनत के
बड़ी आसानी से इसका नाम भी याद कर लिया है। और थोड़ी देर बाद मैं स्ट्रक्चरल पार्ट में बताऊंगा कि आप लोगों ने इसकी स्ट्रक्चर भी बना दी है, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आप लोगों ने इसकी स्ट्रक्चर भी बना दी है, ठीक है। तो मैं वही सब अभी आपके सामने करूँगा। ये कौन सा एसिड था गधो? फॉस्फोरिक एसिड था ये, ठीक है। तो अगर ये फॉस्फोरिक एसिड था ना, तो इसके नाम के आगे आप सिंपली जोड़ देना पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? पायरो। इसके नाम के आगे परफिक्स फॉर्म में क्या लगा देना आप लोगों को? पायरो लगा देना है। ये कौन सा एसिड है बोलोगे? पायरोफॉस्फोरिक एसिड है। कैसे? पेरेंट एसिड का दुगना करके जब आप वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो जो नया ऑक्जी एसिड बनेगा, उस ऑक्जी एसिड के नाम के आगे आप लोग पायरो जोड़ देना। इतनी बात मेरी मान लेना, ठीक है। तो उस नाम के आगे जब पायरो जोड़ोगे तो ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड हो गया। खुश, ठीक है। तो ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड हो गया। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पायरोफॉस्फेट आयन पूछूं तो बताओगे मेरे को? पायरोफॉस्फेट आयन, इसमें 4 एसिडिक हाइड्रोजन है। कितने नलायकों? 4 एसिडिक हाइड्रोजन हैं, ठीक है। और इसमें अगर 4 एसिडिक हाइड्रोजन हैं, ठीक है, तो इसमें सुन लो P2O7 4-, ये 4 हाइड्रोजन हटाओगे तो बदले में 4- ना आएगा, ठीक है। तो अगर ये पायरोफॉस्फोरिक था तो आप जब इसका एनायन का नाम लिखोगे तो आप चुपचाप इस इक वर्ड को और इस एसिड वर्ड को गायब कर देना, क्योंकि बाद में वो एसिड नहीं बचा, वो एनायन हो गया। तो इस इक वर्ड को गायब करके आपको क्या बोल रहा है? मैंने कुछ हटाया ही नहीं है, मैंने सारा कुछ बोर्ड पे छोड़ रखा है, ठीक है। इक वर्ड को गायब करके आपको 8 लगा देना है। तो आप लोगों को इस एनायन का नाम भी पता चल गया, ठीक है। क्या नाम है इसका? पायरोफॉस्फेट नाम है, ठीक है। इसका नाम क्या है? पायरोफॉस्फेट। ऑब्वियस बात है, अब ये आयन है, एसिड नहीं है, ठीक है। तो ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड था, ये पायरोफॉस्फेट आयन है। अच्छा, कोई मेरे से कल को पूछे, क्योंकि ये वर्ड हम लोग जो है क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक में सुना होगा, इसको जब फॉस्फोरस की एनालिसिस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उसको अल्टीमेटली मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट करते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट ये वर्ड आप एनसीईआरटी में सुनते हो। तो मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का कल को आपको फॉर्मूला लिखना पड़े, क्या लिख पाओगे? बहुत आसान है, ठीक है। पायरोफॉस्फेट क्या होता है वो मैंने आज बता दिया आपको। मैग्नीशियम आप सबको पता है, ठीक है। मैग्नीशियम पे चार्ज होता है 2+, पायरोफॉस्फेट पे चार्ज हुआ P2O7 4-। ऑब्वियसली बात है, चार्ज बैलेंसिंग होनी चाहिए। चार्ज बैलेंसिंग के लिए आप इसको सिंपल रेशियो में लेते हुए इस नंबर को क्रॉस कर देते हैं, मतलब 2:4 है चार्ज का रेशियो। ये रेशियो 1:2 हो गया। इधर 2 आना चाहिए, इधर 1 आना चाहिए, ताकि चार्ज बराबर हो जाए, ठीक है। तो मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का फॉर्मूला क्या हुआ? Mg2P2O7। तो मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट लिखना हो, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बड़े आसानी से इसका नाम भी सीखे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसकी स्ट्रक्चर भी सीख गए हैं। बस थोड़ा सा वेट करो, मैं स्ट्रक्चर पार्ट पे भी जाऊँगा, ठीक है। नाम सीखे, इसका स्ट्रक्चर सीखे, इससे बनने वाले एनायन का नाम सीखे, उस एनायन की स्ट्रक्चर सीखे, ठीक है। उसी हाइड्रोजन को हटा के एनायन बन जाएगा और उसका नाम पायरोफॉस्फेट आयन हो गया। मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट जस्ट मैंने एक एग्जांपल बोला है आपके सामने, ठीक है, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा Mg2P2O7। ये वर्ड आप लोग सुनोगे क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फॉस्फोरस एनालिसिस में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, अभी तो मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है ना, अभी तो दो बाकी है, ठीक है। यहाँ मैंने आपको क्या बताया? पायरो कब लगाना होता है, ठीक है। तो मेरे साथ साथ मन में बोलो, चाहे चिल्ला के बोलो, चाहे घर वालों को सुना के बोलो, पायरो वर्ड कब लगता है? तो आप लोग बोलो भाई कि पेरेंट एसिड का दुगना करोगे और पेरेंट एसिड का दुगना करके उससे पानी निकाल देंगे, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल हटा देंगे, जिसका मतलब है 2 H कम कर देंगे, एक O कम कर देंगे, तो नया जो ऑक्जी एसिड बनेगा उसके साथ हम लोग पायरो लगा देंगे। वहाँ हमने क्या कम ज़्यादा किया था? ऑक्सीजन कम ज़्यादा किया था, ठीक है। तो वहाँ पे इक से S हुआ, S से हाइपो S हुआ, इक में एक ऑक्सीजन जोड़े तो पर इक हो गया। यहाँ हम दुगना करके पानी निकाले तो पायरो लग गया। बचा कौन सा? 2 केस बचा, ऑर्थो एंड मेटा। वो भी बता दे रहा हूँ भाई, रुक जाओ, बता रहा हूँ। इसके बाद मेरे प्यारे प्यारे अच्छे बच्चों, मैं आप लोगों को ऑर्थो एंड मेटा का यूज़ बता दे रहा हूँ। ऑर्थो वर्ड का और मेटा वर्ड का जो है यूज़ बता दे रहा हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो ऑर्थो एंड मेटा में जो है हम लोग, ठीक है, जो पेरेंट एसिड होता है, कौन सा एसिड? पेरेंट एसिड। कौन से? जो मैंने 5 लिखवाए हैं यार, ठीक है, उनमें से 3-4 आप वैसे ही जानते थे। एक हो सकता है HClO3 या हेलिक एसिड, आपके लिए थोड़ा सा नया लगे, ठीक। पेरेंट एसिड है, पेरेंट एसिड में से दुगना ना करना इस बार, ठीक है। इस बार क्या ना करना? दुगना ना करना, डायरेक्टली पानी निकाल देना। निकाल दोगे? डायरेक्ट पानी निकालना, वहाँ दुगना करके पानी निकालना था। यहाँ अब आपके सामने जो नया ऑक्जी एसिड बनकर आए,
ठीक है, डायरेक्ट पानी निकाल कर जो ऑक्जी एसिड बनकर आए, ठीक है, उस ऑक्जी एसिड के नाम के आगे आप लोग मेटा वर्ड लगा देना। ठीक है, कौन सा वर्ड लगाओगे? मेटा वर्ड लगाओगे। ठीक है, और मेटा जिस ऑक्जी एसिड से बनता है, मेटा जिस ऑक्जी एसिड से बनता है उसके नाम के साथ आप लोग ऑर्थो वर्ड लगाना। ठीक है, तो मेटा जिस ऑक्जी एसिड का बनता है ना, उसके नाम के आगे, उस पेरेंट एसिड के नाम के आगे आप लोगों को ऑर्थो लगाना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे, सोचेंगे, दिमाग में जाएगा, सर ये घुमा के हाथ घुमा के कान क्यों पकड़ा जा रहा है? लो ऐसे कान पकड़ा जा रहा है, डायरेक्टली पकड़ लो ना। ठीक है, डायरेक्टली पेरेंट एसिड को ऑर्थो बोल दो। ठीक, तो भाई यहाँ एक छोटी सी कंडीशन इन्वॉल्व है। ठीक है, वो कंडीशन ये है कि जिस पेरेंट एसिड का मेटा बनेगा ना, उसके नाम के साथ हमें ऑर्थो लगाना है। ठीक, अब कल को H2SO3 है और H2SO3 में से अगर मैं पानी निकाल दूं तो बदले में क्या बचेगा? SO2 बचेगा। अब ये जब ऑक्जी एसिड ही नहीं है तो इसके नाम के साथ ऑर्थो वगैरह लगाने का कोई मतलब, कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, सामने SO2 गैस है, इसके साथ मेटा मत लगा देना भाइयों, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये गैस है, ये ऑक्जी एसिड नहीं है। ठीक है, तो इसके नाम के आगे आप मेटा मत लगा देना कि सर तो बोल रहे थे कि पानी निकालो, बदले में बने उसके साथ मेटा, बदले में जो ऑक्जी एसिड बने उसके साथ मेटा लगाना है। SO2 के साथ आपको मेटा नहीं लगाना है। SO2 सिंपली सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, उसको गैस ही रहने देना, निवेदन है। ठीक है, तो H2SO3 अपने पास, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसका मेटा फॉर्म नहीं बना, और अगर उसका मेटा फॉर्म नहीं बना है तो उसको ज़बरदस्ती ऑर्थो बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग, हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में कहीं कहीं ऑर्थो वर्ड यूज़ हो जाता है, मैं ये भी नहीं कह रहा, ठीक है, कि बिल्कुल ये प्योर ऐसे ही चलता है, लेकिन तरीका ये होता है कि आप जिस पेरेंट एसिड का ऑक्जी एसिड बनेगा वाटर निकालने के बाद, उसको आप मेटा बोलते हो, और मेटा जिस पेरेंट एसिड से बनता है उसको आप लोग ऑर्थो बोलते हो। एग्जाम्पल चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, चाहिए। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग, मेरे पास H3PO4 है। ठीक है, अभी भी वही था। ठीक है, H3PO4 में से इस बार मैं दुगना नहीं कर रहा हूँ, इस बार मैं डायरेक्टली वाटर निकाल रहा हूँ। ठीक है, H3PO4 में से डायरेक्टली मैं वाटर निकाल रहा हूँ। ठीक, तो ये जो मैं डायरेक्टली वाटर निकालूंगा ना, तो उसके वाटर निकालने से HPO3 बनेगा। H3PO4 है, उसका डायरेक्ट पानी निकाले तो ऑब्वियस सी बात है, 2 H कम हो गए, एक P तो एजिटी जाएगा, एक ऑक्सीजन कम हो गया, 4 थे 3 हो गया, दुगना नहीं किए, HPO3 बना। ये अभी भी ऑक्जी एसिड है, इसमें हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, ऑक्जी एसिड है और वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एक ऑक्जी एसिड है, क्या है? ऑक्जी एसिड है। और क्योंकि ये ऑक्जी एसिड है तो इसको आप लोग कौन सा नाम दे सकते हो? मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ। वो कौन सा एसिड था? ये फॉस्फोरिक एसिड था। तो अब इसको क्या बोल सकते हो आप लोग? इसको आप लोग बड़े आराम से, प्यार से मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोल सकते हो। ठीक है, ये कौन सा एसिड है मेरे प्यारे बच्चों? ये आप इसका नाम रखोगे मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये कौन सा एसिड? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और अब मैं इसका जो नाम लिखने जा रहा हूँ, ये जो इसको आप लोग H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड बोलते रहते हो पूरे टाइम कि ये फॉस्फोरिक एसिड है। अच्छी बात है, ये फॉस्फोरिक एसिड है, लेकिन ये इसका आधा अधूरा नाम है। आज तुम बड़े हो गए हो, आज से तुम इसका पूरा और सही नाम ध्यान रखोगे। ठीक है, और इसका सही, पूरा और अच्छा नाम जो है, ठीक है, H3PO4 का, वो नाम है इसका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसके नाम के आगे आपको ऑर्थो वर्ड लगाना चाहिए था। ठीक है, देखो फॉस्फोरिक एसिड तो जो था H4P2O7 वो भी फॉस्फोरिक ही था, HPO3 भी फॉस्फोरिक है, H3PO4 भी फॉस्फोरिक है। ठीक है, लेकिन H4P2O7 और इन सब को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ही हम लोगों ने किसी के आगे पायरो जोड़ा है, किसी के आगे मेटा जोड़ा है, किसी के आगे ऑर्थो जोड़ा है। ठीक है, तो दुगना करके जो पानी निकाले वो पायरोफॉस्फोरिक एसिड था, डायरेक्ट पानी निकालने से जो बना वो मेटाफॉस्फोरिक एसिड बना। और मेटा जिस फॉर्म से बना है, ठीक है, इससे बना है, इस फॉर्म को हम लोग, इसका सही और पूरा और प्रॉपर नाम अगर हम लोग लिखने जाएंगे इसका, तो इसका सही, पूरा और प्रॉपर नाम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, वैसे तो हम कभी भी मुँह उठा के इसको फॉस्फोरिक एसिड बोल देते हैं। ठीक है, इसका सही से और बड़े बच्चों की तरह इसका नाम लोगे तो इसका नाम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, अच्छा अब एक बात सुनो जरा सा, अगर मैं आपसे पूछूं मेटाफॉस्फेट आयन क्या होगा, ठीक है, अगर मैं पूछूं कि आपसे मेटाफॉस्फेट आयन क्या होगा, तो आपको टाइम नहीं लगना चाहिए बताने में। HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड है और PO3 पे जो सिंगल माइनस होगा,
PO3 पे जो 1 माइनस आएगा, एक ही H ना है तो सिंगल माइनस आएगा। इसको आप लोग एक्चुअली बोलोगे मेटाफॉस्फेट आयन। क्या बोलोगे बच्चों? मेटाफॉस्फेट। 8 क्यों लगाया? क्योंकि लास्ट में इक था, मैंने हटाया भी नहीं है। इक के बदले में 8 आता है, OUS के बदले में आइट आता है। ठीक है, तो इसके बदले में 8 आएगा और इसके बदले में जो है आइट आएगा। कर लोगे इस पार्ट को? ऑब्वियस बात है, करना ही है अपने को। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास मेटाफॉस्फोरिक एसिड के करस्पॉन्डिंग मेटाफॉस्फेट। ठीक है, अच्छा इसके करस्पॉन्डिंग एक बात और बताओ, ये अगर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है तो PO4 माइनस का नाम क्या होगा? ठीक है, PO4 माइनस का नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा ऑर्थोफॉस्फेट। ठीक है, हमेशा इसको आप लोग फॉस्फेट बोल के छोड़ देते हो, इसका सही और पूरा नाम क्या होगा? ऑर्थोफॉस्फेट होगा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका नाम ऑर्थोफॉस्फेट समझ गए होंगे। उसका चार्ज कितना है? 3 माइनस है। मेटाफॉस्फेट वाले का चार्ज कितना है? 1 माइनस है। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से पूछा होता, ठीक, मान लो मैंने आपसे पूछा होता सोडियम मेटाफॉस्फेट का फॉर्मूला लिखो, सोडियम मेटाफॉस्फेट का फॉर्मूला लिखो, तो ऑब्वियसली बात है सोडियम Na+ होता है, मेटाफॉस्फेट PO3 माइनस होता है, तो ऑटोमेटिकली सोडियम मेटाफॉस्फेट क्या हो गया? NaPO3। मुश्किल था? नहीं था। सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट लिखना होता तो, ठीक है, तो सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट का फॉर्मूला अगर आपको लिखना होता, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, तो सोडियम तो Na+ ही होता है, लेकिन ऑर्थोफॉस्फेट PO4 माइनस होता है। तो अगर ये Na+ और ये PO4 माइनस, तो इसके करस्पॉन्डिंगली Na3PO4, ये सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट है, ये सोडियम मेटाफॉस्फेट है। तो अब जल्दी से मुझे बता दो आप लोग, पायरो कब लगता था? पायरो लगता था पेरेंट एसिड का दुगना करके पानी निकालने से। ठीक है, और मेटा कब लगता है? डायरेक्टली पानी निकालने से। और मेटा जिस एसिड का बनेगा उस पेरेंट एसिड के नाम के आगे आप लोग प्यार से प्रेम से ऑर्थो जोड़ देना, वो ऑर्थो एसिड हो जाएगा। ठीक है, और फिर उनके एनाइंस समझ में आ ही जाएंगे कि कितना चटेगा उतना उस पर माइनस चार्ज, और इक के बदले में 8 और OUS के बदले में आइट। क्या बात है संदीप डान। ठीक है, हाँ भाई, तो अपना काम क्या था? अपना काम था ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ना। तो ब्लॉक, डिफरेंट ब्लॉक्स में जो डिफरेंट चीज़ें होती है वो उनको मैं एक जैसी मिलती जुलती चीज़ों को एक साथ करा रहा हूँ। अब ऑक्जी एसिड को आप लोग अलग अलग पढ़ो, उसी के बजाय उन ऑक्जी एसिड को आप लोग स्ट्रक्चर वाइज और नाम वाइज एक जगह याद कर लो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो यही सब काम मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए करूँगा। कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को एज इट इज चाहिए कि भाई मैं NCERT वाइज जो NCERT में जिस सीक्वेंस में लिखा है वो पढ़ाऊँ। ठीक, तो मुझे तो ये अच्छा लगता है। ठीक, चलो अब इसके अंदर हम लोग ऑक्जी एसिड वाले पार्ट के अंदर हम सबसे पहले ब्लॉक के हिसाब से ही बात कर लेते हैं। ठीक है, आपको ब्लॉक चाहिए तो मैं सबसे पहले हेलोजन फैमिली के जो ऑक्जी एसिड्स हैं, ठीक है, हेलोजन फैमिली के जो ऑक्जी एसिड्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। हेलोजन फैमिली में जो जो ऑक्जी एसिड होते हैं उनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हेलोजन फैमिली के जो ऑक्जी एसिड्स हैं उसमें सीधी सी बात है, जैसे HClO4 है, HClO3 है, HClO2 है और HOCl है। ठीक है, तो ये ऑक्जी एसिड्स हैं क्लोरीन के, और सेम टू सेम सीक्वेंस में, ठीक है, इन्हीं से रिलेट होते हुए मैं उनका बनाऊंगा, नाम बनाऊंगा, वो डिपेंड करेगा। इसके करस्पॉन्डिंग ऑब्वियसली बात है HiO4 या BrO4 ये हो सकता। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ऑब्वियसली बात है HOBr हो जाएगा, HOI हो जाएगा, इसी तरीके से इन बाकियों के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो एक टाइप से मैं इन सब का नाम और फॉर्मूला और स्ट्रक्चर ही बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, HClO3 का नाम मैंने अभी अभी बताया, इसका नाम क्या था? क्लोरिक एसिड था, और क्लोरिक एसिड के करस्पॉन्डिंग इसका नाम पर क्लोरिक एसिड था। ठीक है, अभी बताए हैं, इसका नाम पर क्लोरिक एसिड, इसका क्लोरिक एसिड, इसका क्लोरस एसिड, और इसका नाम जो है हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, क्या करना था? इस इक में से एक ऑक्सीजन कम किए क्लोरस, एक और ऑक्सीजन कम किए हाइपोक्लोरस, इस इक में एक ऑक्सीजन जोड़े पर इक। ठीक है, अच्छा, क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, तो HClO4 में वो 7 इलेक्ट्रॉन कैसे, मतलब किस तरीके से होते हैं? एक ऑक्सीजन जो होता है क्लोरीन का, ठीक है, वो तो OH फॉर्म में OH ग्रुप के साथ से ऐड होता है। बाकी जो इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो 6 इलेक्ट्रॉन इधर ध्यान दे लीजिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, यहाँ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और यहाँ
थोड़ा ये हाइब्रिडाइजेशन वाइज उससे मिलती जुलती शेप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दूसरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। 7 इलेक्ट्रॉन इन 7 ऑक्सीजन 7 इलेक्ट्रॉन इन 7 बॉन्ड में, ठीक है। ये यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में शेड हो चुके हैं, ठीक है। इसका अगर आप लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, ठीक है। अब ये सब छोटी छोटी बातें ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके 4 बॉन्ड पेयर हैं सेंट्रल एटम के अबाउट और लोन पेयर 0 है क्लोरीन के अबाउट। 4 + 0 4 आया, हाइब्रिडाइजेशन sp3। जितना लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम आता है सेंट्रल एटम के अबाउट उतने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, तो ये sp3 आएगा। और sp3 के चलते इस क्लोरीन के अबाउट जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। अब HClO3 में आप देख रहे हो क्लोरिक एसिड में कि एक ऑक्सीजन कम हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर बाकी पार्ट तो सेम टू सेम रहता है, ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहता है, बस एक ऑक्सीजन के बदले में यहाँ पे आप उसका जो लोन पेयर था जो पहले उसके साथ शेड था वो बच गया, ठीक है। HClO2 में 2 लोन पेयर बच गए, एक डबल बॉन्ड O हो गया और एक जो है आपके पास OH हो गया। हाइब्रिडाइजेशन अभी भी इसकी sp3 है, क्यों है? क्योंकि आप बोलोगे 3 बॉन्ड पेयर है, डबल बॉन्ड को भी एक ही बॉन्ड पेयर बोलते हैं, अगर केमिकल बॉन्डिंग में इतना तो सीखे ही हो, ठीक है। डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर में उसको एक ही काउंट करते हैं, तो 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, 4 के बदले में 4 ऑर्बिटल चाहिए sp3, ठीक है। यहाँ 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, सम तो अभी भी 4 है, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 होगी। हालांकि इसको टेट्राहेड्रल ना बोल के इसको क्लोरीन के अबाउट पिरामिडल बोलोगे, इसमें क्लोरीन के अबाउट बी शेप या बेंड शेप का बोलोगे, ठीक है। उसके बाद ये भाई साहब में तो क्लोरीन के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है। इवन अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन एज सच यहाँ पे सेंट्रल एटम के टाइप में बिहेव कर रहा है, ठीक है। चलो ये तो इनका नाम हो गया और इनका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब जरा ये बताओ क्या क्लोरेट आयन, क्लोराइट आयन, ठीक है, सॉरी पर क्लोरेट आयन, गलत बोल गया था मैं, पर क्लोरेट आयन, क्लोरेट आयन, क्लोराइट आयन, ठीक है, और ये हाइपोक्लोराइट आयन, क्या इनको समझना, इनको बना पाना कुछ मुश्किल काम है? ये कौन सा नाम है? ये है पर क्लोरेट, ठीक है, ये पर क्लोरेट आयन। ये कौन सा? क्लोरेट। अभी बताएं हैं, क्या बताएं हैं कि इक के बदले में 8 लगा देना, तो ये पर क्लोरेट हो गया, ये क्लोरेट हो गया, ये क्या हो जाएगा आपके पास? क्लोराइट हो जाएगा। ये आपके पास क्लोराइट हो गया। क्यों क्लोराइट हो गया? क्योंकि यहाँ OUS था और OUS के बदले में आपको ITE लगाना होता है, ठीक है। और इसका नाम क्या हो गया? हाइपोक्लोराइट हो गया, ठीक है, हाइपोक्लोराइट हो गया। तो ClO4 पर क्लोरेट आयन जो है, ठीक है, तो पर क्लोरेट आयन की जो स्ट्रक्चर होगी उसमें कुछ नहीं, इस H को हटा दो, H+ हटा दो और ऑक्सीजन पे माइनस कर दो, तो Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो पर क्लोरिक एसिड बनाना और पर क्लोरेट आयन बनाने में कोई फ़र्क नहीं है, बस H हटा के उसके बदले में माइनस दिखा देना होता है, ठीक है। उसी तरीके से क्लोरेट आयन बनाना Cl डबल बॉन्ड O, Cl डबल बॉन्ड O, इसमें एक डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इसमें सीधा सीधा O-, ठीक है, ClO-, उसमें कुछ है ही नहीं, ठीक। अब ज़रा सीधी सी बात है, इसमें मेरे को जगह नहीं मिल रही है, तो आप पहले जल्दी से इस ऊपर वाली स्ट्रक्चर को एटलीस्ट नोट कर लें, उतार लें, ताकि मैं इससे रिलेटेड कुछ और बातें आपके साथ डिस्कस कर पाऊँ। हाँ भाई, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों के साथ जो है ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है इसमें से कोई एक एनायन में उठाऊंगा। मैं क्लोरेट उठा ले रहा हूँ, ठीक है, क्लोरेट उठा ले रहा हूँ। तो क्लोरेट आयन के अंदर मेरे से पूछा जाए व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, व्हाट इज़ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Cl बॉन्ड, Cl ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है, पर इसमें बता रहा हूँ कि इसमें क्लोरेट आयन में, फिर हम पर क्लोरेट, क्लोराइट और हाइपोक्लोराइट वगैरह सब में डिस्कस करेंगे। तो क्लोरेट आयन जब आप देख रहे हो तो इसमें आपको दिखना चाहिए कि इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैसे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग अपना एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन फॉलो करते हुए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बस आपको इतना बोलना चाहूँगा कि हमें किसी डॉक्टर ने नहीं कहा था कि इस ऑक्सीजन पे माइनस हो, वो माइनस इस पे भी हो सकता है, वो माइनस इस पे भी हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ अपने शब्दों में बात कर रहा हूँ, तो वो माइनस यहाँ ला सकते थे, यहाँ डबल बॉन्ड कर सकते थे, वो माइनस यहाँ ला सकते थे, यहाँ डबल बॉन्ड कर सकते थे। तो इस माइनस को एक्चुअली 3 ऑक्सीजन पे दिखाया जा सकता था, तीनों के तीनों एक जैसे ही तो हैं,
ठीक है। तो यहाँ एक डबल बॉन्ड O यहाँ रखते हुए, यहाँ O माइनस करते हुए और यहाँ डबल बॉन्ड O करते हुए, ये और ये दोनों इक्वल एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, एनर्जी के नाम पे। उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप लोग इस टाइप के एरो से रिप्रेजेंट करते ही हो। उसके बाद Cl डबल बॉन्ड O, ठीक है, या चलो उसमें जैसे बना है वैसे ही लिख दे रहा हूँ, Cl डबल बॉन्ड O और इस पर आप लोग कर दो O माइनस। कितनी इक्वल एनर्जी की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, कितनी इक्वल एनर्जी की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 3 है, 3 इक्वल एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इन केस ऑफ इक्वल एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक फॉर्मूला हम लोग बॉन्ड ऑर्डर का यूज़ करते हैं, इन केस ऑफ इक्वल एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इक्वल एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जो होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाई टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाई टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखवाया मैंने यहाँ पे। वैसे तो आइडियली अगर बोला जाए तो इस फॉर्मूले का मतलब होता है, पहली बात बॉन्ड ऑर्डर किन्हीं दो एटम के बीच का होता है, बॉन्ड ऑर्डर किसी मॉलिक्यूल का नहीं होता है। हम लोग मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेते हैं, वो एक वैसे तो टेक्निकली इनकरेक्ट चीज़ है वो। बॉन्ड ऑर्डर तो दो एटम के बीच का जो बॉन्ड है उसके बॉन्ड ऑर्डर को निकालते हैं हम लोग। तो आइडियली तो हमारा तरीका ये होना चाहिए कि आप किसी भी जिस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर आप निकालने जा रहे हो उस दो एटम के बीच में नेट बॉन्ड काउंट कर लो। आइडियली तो ये तरीका होता है कि यहाँ एक बॉन्ड, उसी क्लोरीन ऑक्सीजन में यहाँ 2 बॉन्ड, उसी क्लोरीन ऑक्सीजन में यहाँ डबल बॉन्ड। तो टोटल देखा जाए तो यहाँ कितने बॉन्ड है, 5 बॉन्ड है। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि हमें इन बॉन्ड को काउंट करना होता है, ठीक है, वो चल जाता है, बाई चांस चल जाता है, लेकिन सही बताऊं तो वो सही नहीं है, ठीक है। वो चल गया तो चल गया, वो एक अलग बात है, वरना सही तरीका तो यही होता है, ठीक है। क्या तरीका होता है कि बॉन्ड ऑर्डर दो एटम के बीच का होता है, किसी मॉलिक्यूल का कोई बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा ना होता है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर तो कोई दो एटम लिए हैं, उनके बीच में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करना है, एक यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, टोटल बॉन्ड कितने बने हैं, 5 बने हैं। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, 3 है। तो 5/3 जो है, ठीक है, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। लेकिन हम लोग ये तरीका ऐसे नहीं लगाते, ठीक है। एक्चुअल आइडियल सेंस में तो इस फॉर्मूले का मतलब यही होता है जब आप लिख रहे होते हो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाई टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। लेकिन हम इसको किस दूसरे तरीके से कर देते हैं, हम देख लेते हैं कि कितने बॉन्ड कितने एटम पर नाच रहे हैं, ठीक है, कितने बॉन्ड कितने एटम पर नाच रहे हैं उसका एवरेज ले लो, ठीक है। ऑक्जी एसिड्स एनायंस वगैरह में सीधा सीधा हम लोग क्या कर लेते हैं कि कितने बॉन्ड जो हैं वो कितने एटम के ऊपर नाच रहे हैं। जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 बॉन्ड है और 3 एटम के ऊपर नाच रहे हैं, उसका एवरेज ले लो, ठीक है। हमें 3 बार बनाने की ज़रूरत नहीं है स्ट्रक्चर को। 5 बॉन्ड 3 एटम के ऊपर नाच रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो आप इन 5 को इन 3 से डिवाइड कर दो। बस ये आइडियल मेथड ये नहीं है, ठीक है। आइडियल तो वही होता है कि दो एटम को फिक्स करके उनके बॉन्ड काउंट किए जाएं और फिर उसको टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से डिवाइड किया जाए। आंसर फिर भी 5/3 आ रहा है, लेकिन आइडियल तो आइडियल ही है ना। आप उसको दूसरे तरीके से रिलेट करो तो वो तो एक अलग बात है, ठीक। तो क्या करना है, 5 बॉन्ड 3 एटम पे नाच रहे हैं तो हम लोग बोल देंगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना 5/3 है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, 3 है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 1 2 3 सॉरी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 4, क्योंकि माइनस चार्ज एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसका आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछूं ClO4- का, तो ClO4- का बॉन्ड ऑर्डर आप क्या लिखोगे, ठीक है। जैसे उसका तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया, आइडियल और एक सीधा सीधा तरीका। यहाँ आप लोग क्या बोलोगे, यहाँ बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड नाच रहे हैं, कितने एटम पे नाच रहे हैं, 1 2 3 4 पे नाच रहे हैं, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 7/4 हुआ, 1.75 हुआ, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर आप देखोगे तो ये लगभग क्या आ गया, वही है 1.67 के अराउंड हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया आपके पास, 1.75 के अराउंड हो गया, अच्छी बात है। हाँ, इसके अंदर अगर बात करें हम लोग ClO4
ClO2 माइनस में। इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी? 2 होगी, ठीक है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। और सीधा सा बॉन्ड ऑर्डर अगर लिखना है तो बॉन्ड ऑर्डर लिखने में आप सीधा सीधा बोलो कि इस केस में 3 बॉन्ड नाच रहे हैं, 2 एटम के ऊपर नाच रहे हैं, तो 3 बॉन्ड 2 एटम पे नाच रहे हैं, तो 3/2 इज इक्वल टू कितना? 1.5। और इसमें तो अप्रॉक्स 1 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तो सिंपली क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच का सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड वगैरह है ही नहीं जिसके साथ वो इक्वल एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका 1.5, इसका 1.67 और इसका 1.75। ये इनका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ये इनका बॉन्ड ऑर्डर हो गया, ठीक है। ये इनका क्या हो गया? बॉन्ड ऑर्डर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑर्डर, किसका थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑर्डर? मैंने आपको ये 4 एनायन दिए हुए हैं और इन 4 एनायन में मैं आपसे पूछूं कि कौन से एनायन की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा है, या स्टेबिलिटी ऑर्डर मतलब मुद्दे की बात, तो आप लोग देखोगे उसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और आप जानते हो जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसकी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसकी 1 रेजोनेटिंग एक क्या मतलब, इसका तो आपस में कोई डबल बॉन्ड का किसी का सहारा ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसकी 3, इसकी 2 और इसका कुछ नहीं, ठीक है। तो इधर ध्यान दीजिए आप लोग, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियस सी बात है रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा किसी पार्ट के अंदर स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। और वो भी इक्वल एनर्जी की 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ऐसा भी नहीं कि एनर्जी डिफरेंस के साथ बननी है, चारों की एनर्जी एक जैसी है, तो इनका रेजोनेंस बहुत अच्छा है, ठीक है। ऑर्गेनिक में आप लोग एक वर्ड सुनोगे कि इक्वल एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा होती हैं, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ रेजोनेंस उतना ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छी रेजोनेंस है, तो इसके चलते इस एनायन की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, ये थर्मोडायनेमिकली अच्छा खासा स्टेबल एनायन है, ठीक है। मैं एक बात कुछ बोलने जा रहा था, हाँ, इस केस में अगर वैसे भी देखा जाए तो क्लोरीन और ऑक्सीजन आपस में बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? 1.75 बॉन्ड ऑर्डर के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब इनका बॉन्ड लगभग डबल बॉन्ड ऑर्डर रख रहा है, लगभग, ठीक है, दिख रहा है ना। तो इधर ध्यान देना, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? ClO4 माइनस की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा है किसके मुकाबले? ClO3 माइनस के मुकाबले। ClO3 माइनस की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा है ClO2 माइनस के मुकाबले, इसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा है ClO माइनस के मुकाबले, ठीक है। तो ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का क्या हो गया? ऑर्डर हो गया, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक सीधा सा क्वेश्चन पूछूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? देख लेना यार, मैं स्पेस अपने हिसाब से निकाल रहा हूँ, ठीक है। स्पेस कहीं बीच में आप लोगों को लगेगा कि कहाँ चलते चलते कहाँ आ गए, तो अब मैं आपको इस एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर के बारे में पूछ रहा हूँ। HClO4, ठीक है, HClO3, HClO2, HOCl, ठीक है। तो इनकी अगर एसिडिक स्ट्रेंथ लिखनी है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी एसिड का एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, एक सबसे सिंपलेस्ट तरीका यही होता है, सबसे पहले बात यही की जाती है कि किसी एसिड का एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। सीधी सी बात है, कोई एसिड आयनाइज होगा तो H++A- देगा, ठीक है। तो H+ तो हर कोई दे रहा है, बचा कौन? A-। जितना A- ज़्यादा स्टेबल होगा HA उतना ज़्यादा टूटेगा। भाई सामने बनने वाली चीज़ स्टेबल है तो वो आसानी से ना बनेगी, तो HA उतना ज़्यादा टूटेगा तो एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो ऑर्गेनिक में तो इस लाइन का यूज़ हमें 50 बार करना होता है कि किसी एसिड का एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा। तो HClO4 की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़बरदस्त, HClO4 के बाद HClO3 की, HClO3 के बाद HClO2 की, और फाइनली अपने पास आया HOCl, ठीक है। तो ये इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अगर मैं आपसे और जानना चाहूँ, ठीक, एक चीज़ मैं आप लोगों से और जानना चाह रहा हूँ, ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाई टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिसका एक्चुअल तरीका तो ये होता है कि दो एटम फिक्स करके अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में उनके बॉन्ड काउंट कर लिए जाएँ और उन बॉन्ड का फिर एवरेज ले लिया जाए। और एक तरीका मैंने बताया कि उसको आप ऐसे भी कर सकते हो
कितने बॉन्ड कितने एटम पे नाच रहे हैं उसका एवरेज ले लो, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। कितने बॉन्ड कितने एटम पे नाच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉन्ड नाच रहे हैं कितने एटम पे, 4 एटम पे। एवरेज के नाम पे कितना आ जाएगा, 7/4 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आप लोगों से, ठीक है, अच्छी बात पूछूंगा, टेंशन मत लो। थोड़ा सा हटा रहा हूँ यहाँ से, ये क्लोरेट वगैरह हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा यार, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है, कौन सी पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर में ClO4- ज़्यादा अच्छा होता है, ClO3- ज़्यादा अच्छा होता है, ClO2- ज़्यादा अच्छा होता है, ClO- ज़्यादा अच्छा होता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर इन चारों एनायन में किस एनायन की ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एनायन ClO4-, ClO3-, ClO2-, ClO-। क्लोरीन इसमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑब्वियस बात है, आप लोगों को पता हो तो क्लोरीन इस केस में +7 में, पता के क्या मतलब, निकाल ही लोगे। यहाँ क्लोरीन +7 में, यहाँ क्लोरीन +5 में, यहाँ क्लोरीन +3 में, यहाँ क्लोरीन +1 में। ठीक है, तो ये इनकी ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको लिखा। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या कहती है, क्या होता है, कैसे चेक करोगे कि कौन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जो खुद रिड्यूस हो, जो इलेक्ट्रॉन ले। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो बदले में क्या है, खुद तो रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो अपने को यही देखना है कि इन सब में कौन ईजिली ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, कौन आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये अपने को चेक करना है। तो इसमें होता क्या, मैं क्यों इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ कि मैंने कुछ बुक्स में भी और कुछ टीचर्स को भी ऐसे बताते हुए सुना है। ठीक है, क्या बताते हुए सुना है कि देखो यार, क्लोरीन +7 में है, +7 में क्लोरीन को देखता है कोई बच्चा, ठीक है, तो उसको लगता है यार +7 वाला है तो इसको तो इलेक्ट्रॉन की भूख सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यानी ये सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए, और सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए तो ये तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, इसकी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को मैं केमिकल बॉन्डिंग से ही सचेत करने लग जाता हूँ, हालांकि वो होते नहीं हैं, वो अलग बात है। ठीक है, मैं बच्चों को बार बार बोलता हूँ कि आप जो ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन करते हो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में, दैट इज़ नॉट ए रियल चार्ज। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर आपको डेफिनेशन पता हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ एन इमेजिनरी चार्ज दैट विल अपीयर ऑन एनी एटम इफ़ वी अज्यूम दैट all the shared pair of electron are completely transferred, completely shifted from less electronegative atom to more electronegative atom। अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी है तो यही होती है, वो एक इमेजिनरी चार्ज होता है। ठीक है, तो आप लोग इस +7 के नाम पे एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाल लेते हो। आपको लगता है क्लोरीन +7 है, अरे भाई काहे का +7, क्लोरीन यहाँ कोई एक्चुअल में +7 बना के, कोई कैटायन बना के नहीं बैठा है। वो जो आप +7 निकाले हो ना, वो एक उसका एक इमेजिनरी चार्ज है। वो भी मैं ये मान के चलता कि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन, जो है क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को पूरी तरह से दे दिया है। ठीक है, इफ़ वी अज्यूम इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड, कंप्लीटली ट्रांसफर्ड फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस बेसिस पे उस पर +7 आया है। ठीक है, तो ये बात अगर आपको पता हो, ठीक है, समझो इस बात को। कईयों को देख के +7 देख के लगता है, ये गलतफहमी रहती है उनके दिमाग में कि यार क्लोरीन तो बहुत हाईली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत, तो वो कोई रियल चार्ज नहीं है, वो एक इमेजिनरी चार्ज है। हाँ, ये चार्ज भी मैटर करता है बहुत जगह, ठीक है, बहुत जगह करता है, लेकिन इसके बेसिस पे अगर आप ये बोलने जाओगे कि ClO4- एक बहुत स्ट्रॉन्ग, या ये ClO4- की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, तो वो आप एक गलतफहमी के शिकार हो। ठीक है, अभी आपको मैंने यहाँ पे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी लिखवाई है, ClO4- की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ClO3- से ज़्यादा होती है। ठीक है, मैंने बोला मैं ब्लॉक केमिस्ट्री में जो जो चीज़ें रिलेवेंट चीज़ें जहाँ जहाँ डिस्कस करनी है मैं वहाँ करता जाऊँगा, पर फिर बाद में ये मत एक्सपेक्ट करना कि वो आपकी NCERT के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, मैं चीज़ों को एक जगह बना रहा हूँ, ठीक है, और ये आपके काम आएगी। ठीक, मैं रिएक्शन पार्ट में जाऊंगा, वहाँ तो अच्छे बच्चों को तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो वो मेरे लेक्चर को, इनऑर्गेनिक रिएक्शन वाले लेक्चर को अगर सही से फॉलो करेगा तो उसे पता चलेगा कि इनऑर्गेनिक रिएक्शन केवल रटने के लिए नहीं होती है, इनऑर्गेनिक रिएक्शन में भी बहुत कुछ लॉजिकली देखा जा सकता है। ठीक है, वो देखेंगे भी।
चलो उससे पहले देखो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मैंने आपको क्या बताई, ClO4- की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ClO3- की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उससे कम है, ClO2- की उससे कम है, ClO- की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी सबसे कम। तो भाई जो अपने आप में स्टेबल है वो क्यों किसी और के लिए इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को ज़्यादा रखेगा, ठीक है, वो क्यों किसी के अगेंस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में ज़्यादा स्ट्रांगली बिहेव करेगा ये भाई साहब, ठीक है। ये जो भाई साहब है ना ClO-, ये ClO- ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। आपको सुन के हैरानी हो रही होगी, कईयों को हो रही होगी, लेकिन आप गलतफहमी के शिकार हैं, उस गलतफहमी को दूर करें, ठीक है। ClO4- तो थर्मोडायनेमिकली ज़बरदस्त स्टेबल है, ठीक है, ClO4- ज़बरदस्त स्टेबल है, ठीक है। तो हालांकि ClO4- भी हेलोजन के जो ऑक्सीजन आयंस होते हैं वो सारे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ClO4- भी एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, काम चलाऊ नहीं, बहुत अच्छा है। लेकिन रिलेटिव स्टेबिलिटी वाइज अगर बात करोगे ना, रिलेटिव स्टेबिलिटी वाइज, तो इसमें ClO- की स्टेबिलिटी कम है, और एक्चुअली यही सबसे अच्छा इस केस का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ठीक है। ये HOCl एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत जगह आपने काम करते हुए सुना होगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके ऑक्सीडाइजिंग एक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो कि HOCl HCl में चला गया और नेसेंट ऑक्सीजन दे दिया, और ये नेसेंट ऑक्सीजन किसी और को जाके कर देगा ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि HOCl गया किसके अंदर, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में, और ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो इस तरीके से ये जो टूट के ऑक्सीजन आपने अलग किया वो सबसे आसान इसी में पड़ेगा। क्यों, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सबसे कम इसी में। उसमें तो ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ बहुत स्ट्रांगली बंधा हुआ है, ठीक है, काफ़ी इसके रिलेटिवली तो काफ़ी स्ट्रांगली बंधा हुआ है। उस केस में बॉन्ड ऑर्डर 2 के आसपास आ रहा है, इस केस में बॉन्ड ऑर्डर 1 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो कौन इस तरीके का नेसेंट ऑक्सीजन, कौन सा ऑक्सी एसिड देगा, HOCl देगा, ठीक है। तो HOCl HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देते हुए आसानी से जाएगा। HOCl अपने आप में एक अच्छा क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। तो HOCl या इस तरीके से मैंने थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बताई है, ClO4- ज़्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, ClO- कम है, और ClO- इसी बेसिस पे ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब मैं, आप लोग अगर मेरे से ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आपको इनके साथ साथ HbRO3, ठीक है, HbRO3 या उसके रिलेटिवली HbRO4, HbRO2 या HOBr की स्ट्रक्चर डिस्कस करूं, या HiO4 की, HiO3 की, या इनका नाम भी डिस्कस करूं, ठीक है, तो वो मैं ना करूंगा यार। इन्हीं में क्लोरीन के बदले में ब्रोमीन कर दो, इन्हीं में आयोडीन कर दो, इनका नाम भी बन जाएगा, इनकी स्ट्रक्चर भी बन जाएगी। HbRO3 का नाम ब्रोमिक एसिड, HbRO4 का नाम पर ब्रोमिक एसिड, BrO2 का नाम ब्रोमस एसिड, HOBr का नाम हाइपोब्रोमस एसिड, BrO4- पर ब्रोमेट, BrO3- ब्रोमेट, BrO2- ब्रोमाइट, BrO- हाइपोब्रोमाइट। ये आयोडिक एसिड आयोडीन से बना है, ये पर आयोडिक एसिड, ये आयोडस एसिड, ये हाइपोआयोडस एसिड। IO4- पर आयोडेट आयन, IO3- आयोडेट आयन, पोटेशियम आयोडेट का फॉर्मूला KiO3, ठीक है। IO2- आयोडाइट आयन, HiO में H प्लस हटाओगे, IO- हाइपोआयोडेट आयन। तो ये सब इसी पार्ट में कवर हो गया है। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मैं आप लोगों के लिए ये स्ट्रक्चर भी बनाऊं, इनका नाम भी लिखूं। सेम टू सेम चीज़ आप अपनी कॉपी पे रिपीट करोगे इस ब्रोमीन वाले ऑक्सी एसिड्स के लिए और आयोडीन वाले ऑक्सी एसिड्स के लिए। हाँ भाई, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और थी अपने पास कि फ्लोरीन के केस में सिर्फ HOF ज़रूर बनता है। HOF के बाद आप लोग HFO2 बनाने की कोशिश करोगे, HFO3 बनाने की कोशिश करोगे, या HFO4- बनाने की कोशिश, HFO4 बनाने की कोशिश करोगे, ये बिल्कुल नहीं बन सकते, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकते? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह जो थे वो एक से ज़्यादा बॉन्ड बना सकते थे। क्यों बना सकते थे? क्योंकि उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल था, इसलिए वो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकते थे, ज़्यादा ले जा सकते थे। नॉर्मल कोवैलेंसी हैलोजन की 1 नहीं होती है, उनको एक ही बॉन्ड बनाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। पर वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते थे ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, लेकिन फ्लोरीन के पास तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी, ड्यू टू
अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में वैकेंट ऑर्बिटल्स थे तो इसके चलते वो एक्स्ट्रा बॉन्डिंग कर ले रहे थे, ठीक है। फ्लोरीन जो है वो नहीं कर पाएगा, ऑक्टेट से ऊपर ही नहीं जा पाएगा। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके 8 तक जा पाएगा, ठीक है। कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से बता देते हैं कि फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो इस टाइप से +3 या +5 या +7 टाइप के कंपाउंड बना ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट तो इमेजिनरी होती है, रियल रीजन तो यही है, ये बना ना, ठीक है, ठीक है। इसमें बनने के कारण अभी भी जब आप इमेजिनरी चार्ज की बात करोगे तो क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस केस में ऑक्सीजन के ऊपर +1 दिखाओगे और फ्लोरीन के ऊपर -1 दिखाओगे, बस ये फ़र्क पड़ जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से बनाने को तो फ्लोरीन भी बना लेता, ऑक्सीडेशन चार्ज वाली बात को करना कि +3 +5 +7 के चलते ऐसा हुआ तो ये तो बना ही है, ठीक है। कारण बस इसका अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है। डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है इसलिए फ्लोरीन एक से ज़्यादा बॉन्ड बना नहीं पाएगा, इस केस में बना लेगा, एक बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है, बना लिया, HO के साथ एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो इसलिए HOF बनेगा, HFO2 HFO3 और HFO4 वगैरह नहीं बनेंगे, ठीक है। इसके बाद अपने को हैलोजन फैमिली के नेक्स्ट आगे जो है हमें ऑक्जी एसिड डिस्कस करने हैं ऑक्सीजन फैमिली के। हैलोजन फैमिली में बहुत ज़्यादा ऑक्जी एसिड सही नहीं, ठीक है, जो हैं उनको मैंने एक क्लोरीन के नाते सबको इनडायरेक्टली डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अब मेरा पार्ट आता है आपके सामने। अच्छा, उससे पहले भी मैं आपसे एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप NCERT पढ़ना, हैलोजन फैमिली का पढ़ना, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन आप लोग देखोगे और उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे मैसेज करना, जैसे करना मुझे बताना, ठीक है। क्या बताना कि एक आपके पास ClO- दे रखा हो आपको, ठीक है, एक आपको BrO- दे रखा हो और एक आपको IO- दे रखा हो, ठीक है। इनका ऑक्सीडाइजिंग एनर्जी, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, ठीक है। इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है ClO- की, BrO- की और IO- की, ठीक है। इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर आप लोग मुझे मैसेज करना। NCERT पढ़ लेना, NCERT में मैं बता रहा हूँ, ठीक। ये NCERT पढ़ने के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन आपको दे के छोड़ रहा हूँ कि क्या कारण दिया है और क्या ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना करोगे तो थोड़ा बहुत तो NCERT के हाथ लगाओगे। चलो, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो आंसर है वो मुझे मैसेज करो, चाहे कमेंट करो, जैसे करो, इसको बताओ मेरे को, ठीक। चलो आगे ध्यान दो ज़रा सा। ऑक्जी एसिड्स ऑफ ऑक्सीजन कर लें, इसको हैलोजन फैमिली कर लेने के बाद अब हम ऑक्सीजन फैमिली पे जाएंगे। ऑक्सीजन फैमिली में, ठीक है, किस फैमिली में, ऑक्सीजन फैमिली में मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑक्जी एसिड्स, ऑक्सीजन के खुद के तो ऑक्जी एसिड होने से रहे, ठीक है। ऑक्सीजन खुद के साथ कैसा ऑक्जी एसिड बनाएगा, ठीक है। तो ऑक्जी एसिड्स बनते हैं सल्फ़र के, और सल्फ़र के तो बहुत सारे ऑक्जी एसिड बनते हैं यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, सल्फ़र के तो बहुत सारे ऑक्जी एसिड्स बनते हैं, ठीक है। उन सारे ऑक्जी एसिड्स की स्ट्रक्चर मैं आपको बनवाऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन बहुत सारे बनते हैं और उनका नामकरण वगैरह भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मैं अब आप लोगों के सामने ऑक्जी एसिड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्जी एसिड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, या सीधी सी बात करूं तो ऑक्जी एसिड ऑफ सल्फ़र को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। इतने सारे बनते हैं, कितने सारे, इस केस में H2SO4 बनेगा, H2SO3 बनेगा, H2SO5 बनेगा, H2S2O7 बनेगा, H2S2O6 बनेगा, H2S2O8 भी बनेगा, H2S4O6 भी बनेगा, ठीक है। और तो और कुछ भी बनाने को H2S2O3 बन जाएगा, H2S2O4 बन जाएगा, भाई वो बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। लेकिन टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ, मैं इन सब का नामकरण भी करूँगा और इन सब की स्ट्रक्चर भी एक एक करके जल्दी से आपके सामने बनाता चलूँगा, ठीक है। तो पहले आप लोग मुझे बताओ H2SO4 का जो नाम है, ठीक है, H2SO4 का नाम कोई बड़ी बात ना, कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इस सल्फ्यूरिक एसिड में से अगर मैं एक ऑक्सीजन कम कर दूं, ठीक है, तो एक ऑक्सीजन कम कर दूं तो H2SO3, ठीक है, इसका नाम
सल्फ्यूरस एसिड है। ठीक है, कौन सा नाम है? सल्फ्यूरस एसिड है। ठीक, अच्छा इसमें अगर मैं एक ऑक्सीजन बढ़ा दूं तो इसका नाम लिखने को तो आप लोग पर सल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हो, लेकिन इसका जो ज़्यादा नाम यूज़ होता है मैं उस नाम को इसकी स्ट्रक्चर के साथ डिस्कस करूँगा तो आप लोगों को थोड़ा और आसान रहेगा। ठीक है, वरना आप इसको पर सल्फ्यूरिक लिख दोगे, लेकिन इसकी बजाय इसका जो ज़्यादा नाम यूज़ होता है वो मैं आपके सामने यूज़ करूँगा। ठीक है, हाँ एक तो इसका कॉमन नेम ही यूज़ होता है। ठीक है, कॉमन नेम तो इसका कौन सा एसिड है? कैरोज एसिड। ठीक है, कैरोज एसिड H2SO5। ठीक है, चलो उसकी बात करते हैं। H2SO5, H2SO4 और H2SO3। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, अच्छा इसके करस्पॉन्डिंग SO4 2- बनेगा तो उसको ऑब्वियसली बात आप लोग सल्फेट बोलोगे। इक था तो 8 लगेगा। इसके करस्पॉन्डिंग SO3 2- बनेगा, 2 हाइड्रोजन हटा दिए तो। ठीक है, तो इसको आप लोग सल्फाइट बोलोगे। ठीक है, अच्छा इसके पास अगर 2 हाइड्रोजन है एसिडिक तो क्या दोनों को हटाना जरूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है। आप एक हटाते तो भी एनायन बनता, लेकिन HSO4- बनता। तो सर इसका नाम क्या होगा? तो भाई इसके नाम में हाइड्रोजन जोड़ दो। ठीक है, इसको आप लोग बोलोगे हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, इस एनायन का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो सल्फेट और सल्फाइड था, ये हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड है। और एक बात अब मैं और बोलूँगा, ठीक है, जिनके पास 2 हाइड्रोजन हों एसिडिक और आप एक हटाओगे और एक छोड़ दोगे तो उनके लिए आप एक वर्ड बाई वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। जैसे बड़ा फेमस नाम आप जानते हो HCO3- को आप लोग बाई कार्बोनेट के नाम से जानते हो। ठीक है, वो बाई वर्ड आप यहाँ भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ भी इसको आप लोग बाई सल्फेट बोल सकते हो। ठीक है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन में से एक हटा दोगे तो नाम जो एनायन बने उसको बाई लगा के बोल सकते हो, बाई सल्फेट। इसके नाम को आप लोग बाई सल्फाइट बोल सकते हो। तो मैंने सल्फेट, सल्फाइट, हाइड्रोजन सल्फाइट, उसी का दूसरा नाम बाई सल्फाइट आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, अच्छा अब आप बोलोगे सर एक ऑक्सीजन और कम कर दें। ठीक, तो एक ऑक्सीजन और कम कर दें तो क्या होगा? H2SO2 होगा। इसका नाम हाइपोसल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें उस कपल की तरह बिहेव नहीं करना है कि शादी वाले दिन ही बच्चे का नाम डिसाइड कर रखे हैं और बच्चा तो अभी तक हुआ ही नहीं। हो जाने दो, हो जाएगा तो पंडित मैंने तुम्हें बना दिया है, नाम तुम लिख दोगे। ठीक है, हाइपोसल्फ्यूरस। इससे मेरा मतलब ये है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब मेरे से ये लड़ाई करने मत आना सर कैसे पता चलेगा एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। भाई बुक किस नॉलेज से आता है? ठीक है, तो H2SO2 आपने कहीं नहीं सुना होगा, H2SO2 के बारे में नहीं सुना होगा। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये स्टेबल नहीं होता, तो जब है ही नहीं तो उसका नाम क्या लिखोगे यार? ठीक है, बेचारे को आने तो दो, पैदा तो होने दो। ठीक है, शादी वाले दिन ही नाम डिसाइड किया और हुआ है ही नहीं। ठीक, तो H2SO2 के केस में ऐसा ही है कि इसका नामकरण करने की अपने को ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये आया ही नहीं है दुनिया में। कौन आया था? H2SO3 तक आया है, इसको लिखो। ठीक है, अब इनकी स्ट्रक्चर को मैं जल्दी जल्दी बनवा दे रहा हूँ। ठीक, इनकी स्ट्रक्चर को मैं जल्दी जल्दी बनवा दे रहा हूँ। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, इनकी स्ट्रक्चर में अगर मैं आपके सामने बात करूं H2SO4 की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो H2SO4 की स्ट्रक्चर में आप लोगों को पता है सल्फर के आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो किस तरीके से शेयर्ड होते हैं? 2 सल्फर के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहे होते हैं और 2 OH ग्रुप के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहे होते हैं। इस तरीके से इस सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेयर्ड होते हैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3 होती है। ठीक है, इसमें 2 OH ग्रुप हैं और 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर मैं बात करूं H2SO3 की तो H2SO3 के अंदर H डबल बॉन्ड O हो जाएगा, डबल बॉन्ड O क्या हो जाएगा? एक जो लोन पेयर था ना वहाँ वाला, एक इलेक्ट्रॉन पेयर अब HD लोन पेयर की फॉर्म में बच जाएगा। ठीक है, एक डबल बॉन्ड O हो जाएगा, एक OH हो जाएगा और एक और OH हो जाएगा। ठीक है, इस केस में भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है, लेकिन सल्फर के अबाउट जो ज्योमेट्री बोली जाएगी या ये कह दो शेप जो बोली जाएगी उस शेप को आप लोग पिरामिडल बोलोगे, अमोनिया टाइप बोलोगे, क्योंकि एक लोन पेयर भी तो है। ठीक है, और इसको आप प्रॉपरली टेट्राहेड्रल बोलोगे। ठीक है, अच्छा
सल्फ़र के सारे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ लग ही चुके हैं, तो फिर सर हम H2SO5 कैसे बनाएंगे, H2SO5, ठीक है। इसका एक नाम तो मैंने अभी अभी आपको बताया है, वो नाम तो याद रखना ही है आपको। कौन सा नाम, कैरोज एसिड। तो कैरोज एसिड जो होता है या H2SO5 जो होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी दिखती है, ज़रा इसकी बात करते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर में एक्चुअली जो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, ठीक है, वो डबल बॉन्ड O, यहाँ एक OH और यहाँ एक OH की फॉर्म में, परऑक्सी लिंकेज की फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ एक डायरेक्टली OH नहीं होता बल्कि परऑक्सी फॉर्म में होता है, वरना सल्फ़र के बैलेंस शेल के 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी लग चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये परऑक्सी फॉर्म में होता है, OOH की फॉर्म में होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये इस तरीके से आपको पहली बात तो इसकी स्ट्रक्चर में परऑक्सी लिंकेज दिख रही होगी, और आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे कि 4 स्ट्रक्चर दे देगा और बोलेगा कि इनके अंदर किस में परऑक्सी लिंकेज है। एक तरीका परऑक्सी लिंकेज पता करने का ये भी होता है कि आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो x मान के जो फॉर्मूला लगाते हो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, ठीक है, तो उस फॉर्मूले से आप इसके x की वैल्यू निकालो। तो 2 × +1, हाइड्रोजन के चलते 2 × +1, सल्फ़र को हम x मान चुके हैं, और ऑक्सीजन के चलते 5 × -2 = 0। अगर ऐसा करते तो हम लोग x वाले फॉर्मूले से अगर इसकी वैल्यू निकालते तो ये +8 आती, और आपको थोड़ी भी इनऑर्गेनिक आती है तो आपको पता होना चाहिए कि सल्फ़र की या ऑक्सीजन फैमिली वाले की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो सकती है, क्योंकि उसमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ही 6 होते हैं। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, +6 हो सकती है। नाइट्रोजन फैमिली की मैक्सिमम कितनी हो सकती है, +5 हो सकती है। कार्बन फैमिली की मैक्सिमम कितनी हो सकती है, +4 हो सकती है, ठीक है। तो जो उसके वैलेंस शेल, क्लोरीन वगैरह की मैक्सिमम कितनी थी, अभी हमने +7 बनाया था, ठीक है। तो ये +8 आई है तो गलत आई है, और इसका सीधा सा मतलब समझ जाना कि सारे के सारे ऑक्साइड नहीं है, ठीक है। इसमें गलती इसी वजह से हुई है कि आपने सभी को ऑक्साइड मान लिया है, ठीक है। और इसमें यही समझ में आएगा कि इसमें सारे के सारे जो हैं वो ऑक्साइड नहीं है, ठीक है। इससे आप ये समझ पा सकते हो कि इसमें कौन सी लिंकेज है, परऑक्सी लिंकेज है, ठीक है। अब इस H2SO5 का एक नाम मैं आप लोगों के सामने लिखने जा रहा हूँ। ये बताया, मैं समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि आप इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो। अगर मैक्सिमम वैल्यू से ऑक्सीडेशन स्टेट x वाले फॉर्मूले से ज़्यादा आ गई, ठीक है, x वाला तरीका यूज़ करके, तो आप समझ जाना कि उस केस में परऑक्सी लिंकेज है, उसमें सारे के सारे जो ऑक्सीजन है वो ऑक्साइड फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। तो अब दूसरी बात, इसके नाम जो है वो इसके स्ट्रक्चर से डिराइव्ड होता है और इसी नाम को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका नाम यूज़ होता है पर ऑक्सो, इस परऑक्सी लिंकेज के चलते पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसका नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है, ठीक है, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। अच्छा, किस बेसिस पे, इसमें एक सल्फ्यूरिक यूनिट है लेकिन विद परऑक्सी लिंकेज है, तो इसको पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बोला जाएगा, ठीक। अच्छा, H2SO4 की बात करें तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एनायन बनेगा सल्फेट, वो क्या होगा, S डबल बॉन्ड O होगा, डबल बॉन्ड O होगा, O- होगा, O- होगा, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखना पड़े तो क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड नाच रहे हैं, कितने एटम पे, 4 एटम पे, तो 6/4 हो गया, 6/4 हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका जवाब आप मुझे देना कि सल्फेट की टोटल नंबर ऑफ इक्वल एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आपसे चाहिए, ठीक है। अक्सर लोग गलती करते हैं, सल्फेट की इक्वल एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी होगी, ठीक है। सल्फेट आयन की इक्वल एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी होगी, ठीक है। अगर है आप में हिम्मत, है आप में कॉमन सेंस, तो सल्फेट आयन की टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप मुझे बता देना। तो H2SO5, H2SO4, H2SO3 इन दोनों की स्ट्रक्चर मैंने आपको बनवा दी है, ठीक है। चलो अब इसके बाद मैं और स्ट्रक्चर बनवा रहा हूँ। जल्दी से ये सल्फ़र वाला पार्ट जो है मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जल्दी दिखाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो जा रहा है, यहाँ ख़त्म भी करना अपने को। हाँ भाई मेरे प्यारे बच्चों, H2SO4 का दुगना किया जाए, ठीक है, दुगना किया जाए और पानी निकाला जाए, ठीक है। H2SO4 का दुगना किया जाए और पानी निकाला जाए, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंगली सामने क्या बनेगा, उसके करस्पॉन्डिंगली सामने बनेगा H2S2O7 बना ना, 4 हाइड्रोजन, 2 चले गए, 2 बच गए, 2 सल्फ़र, 2 बच गए, ऑक्सीजन 8, 7 बच गए। इसका नाम बोलोगे आप मेरे को, इसका नाम होगा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है।
इसका नाम क्या होगा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड होगा। ठीक है, चलो तो इसका नाम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, अच्छी बात है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, एक तरीका तो मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी पायरो फॉर्म की एसिड होते हैं उनकी स्ट्रक्चर जब आप बनाने जाओ पायरो एसिड फॉर्म के एसिड्स की, तो 2 एसिड को दुगना करके पानी निकालना होता है ना, तो उन 2 एसिड को आप अगल बगल रख लो। जिन भी 2 एसिड की बात हो रही है उनको आप लोग अगल बगल रख लो, ठीक है। और उनके बाद उनमें से आप लोग कर दो क्या, पानी निकाल दो। ये लो पानी निकाल दो, OH है, H है, ये लो पानी निकाल दिया। पानी निकालने का मतलब यही है कि एक का H निकाल दो, एक का OH निकाल दो और इस ऑक्सीजन को डायरेक्ट सल्फर से जोड़ दो। ठीक है, तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। लो ये आप लोगों के पास H2S2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर हो गई। किसकी स्ट्रक्चर हो गई, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे अगर एक स्ट्रक्चर और पूछ लिया होता H2S2O8 की स्ट्रक्चर, ठीक है, और एक मैंने आपसे स्ट्रक्चर पूछ ली होती मान लो H2S2O6 की, ठीक है, ये कौन है, H2S2O7 है। तो आप देखो इस H2S2O7 में, ठीक है, पायरो की स्ट्रक्चर बनाने का तरीका मैंने क्या बताया कि नॉर्मल एसिड को बगल में रख लो और पानी के नाम पे एक H और एक OH निकाल दो। ठीक है, और उस O को डायरेक्टली उसके साथ जोड़ दो, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब इसमें आप देखो कि सिमेट्रिकली एक ऑक्सीजन बढ़ाया गया है, मतलब एक ऑक्सीजन बढ़ाया गया है। तो आप भी क्या करना, चुपचाप सिमेट्रिकली उस ऑक्सीजन को बीच में दिखा देना। ठीक है, इसमें फिर से आपके पास परऑक्सी लिंकेज आ जाएगी। ठीक है, इसका जो नामकरण करा जाएगा, इसके नाम में भी परऑक्सो वर्ड यूज़ होगा, परऑक्सो। लेकिन यहाँ कितने सल्फ्यूरिक यूनिट्स हैं, 2 हैं, एक इधर एक इधर। इसको परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोला जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम हो गया। ठीक है, और H2S2O6 वाले का नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम तो आपको समझ में आ ही गया होगा, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, परऑक्सो, इसके चलते डाइसल्फ्यूरिक एसिड्स। हाँ, इसके अलावा इसका एक कॉमन नेम भी होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोला जाता है मार्शल्स एसिड। ठीक है, मार्शल्स एसिड याद रख लेना, कैरोज एसिड, मार्शल्स एसिड, ये नाम याद रख लेना। ठीक है, हाँ कुछ लोग इसको ओलियम बोल देते हैं यार, H2S2O7 को ओलियम बोल देते हैं। एक्चुअली इसको ओलियम बोलना बेवकूफ़ी है, इसको ओलियम ऐसे नहीं बोला जाता है। ठीक है, ओलियम का सेंस होता है SO3 डिजोल्व इन कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो लोग क्या मान लेते हैं कि SO3 और ये H2SO4 जो है वो जुड़ गया है और जुड़ के H2S2O7 हो गया है, लेकिन वहाँ पे 100% H2S2O7 नहीं होता, बल्कि SO3 H2SO4 में डिजोल्व होता है। तो ओलियम वर्ड का सही सेंस यही होता है SO3 डिजोल्व इन, डिजोल्व लिखा है, डिसोसिएटेड नहीं है, SO3 डिजोल्व इन कंसनट्रेटेड H2SO4, उसको हम लोग ओलियम बोलते हैं। कुछ लोग H2S2O7 को ओलियम बोल देते हैं और बुक वगैरह में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, जिससे इसका टेक्निकल मीनिंग थोड़ा गड़बड़ा जाता है। ओलियम अपने आप में SO3 चाहे वो किसी भी रेशियो में डिज़ोल्व हो पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक SO3 10%, 20%, 25% जो भी डिज़ोल्व हुआ है, उस डिज़ोल्व SO3 इन कंसनट्रेटेड H2SO4 के सॉल्यूशन को आप लोग जो है ओलियम बोलते हैं एक्चुअल सेंस में। चलो H2S2O6 का नाम लिखते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसमें सिमेट्रिकली आपने एक ऑक्सीजन जोड़ा था, इसमें आप सिमेट्रिकली एक ऑक्सीजन कम कर देना। ठीक है, ये लो सल्फ़र और सल्फ़र। ठीक है, तो बीच वाले को बढ़ाए थे तो कम कर दो, कम करोगे तो सल्फ़र सल्फ़र में आपस में बॉन्ड बना दो। ठीक है, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। इसका नाम फ़िलहाल के लिए आप अपनी कॉपी पे चुपचाप लिख लो, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, डाईथायोनिक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, डाईथायोनिक एसिड उसका नाम है, चुपचाप अपनी कॉपी पे नोट करें। ठीक है, और वो काम आएगा। पायरोसल्फ्यूरिक के लिए मैंने क्या बोला आप लोगों को, या पायरो वर्ड लगाने के लिए मैंने क्या बोला था कि 2 को अगल बगल रखो और उसका पानी निकाल दो, ये पायरो हो जाता है। ठीक है, ये ज़्यादातर केस में काम आता है, लेकिन एक आधी जगह थोड़ा सा लोचा कर देता है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसको उतारो, मैं हटाने जा रहा हूँ। हाँ बच्चों, टाइम थोड़ा कम है, मैं जल्दबाजी दिखा रहा हूँ थोड़ी सी। ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा। जैसे H2SO3 था, कौन सा एसिड होता है ये, सल्फ्यूरस एसिड होता है।
ठीक है, कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड। इसका दुगना करके अगर मैं पानी निकाल दूँ, ठीक है, तो पानी निकालने के बाद फॉर्मूला क्या बचेगा, H2S2O5 बचेगा। मैं इसकी स्ट्रक्चर बनवाने जा रहा हूँ, कहीं लिखा ही नहीं है, चलो नहीं लिखा है तो भी कौन सी बड़ी बात है। H2S2O5 की स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के सामने बनवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहली बात, इसका नाम क्या समझोगे, इसका नाम हो गया पायरो सल्फ्यूरस, ठीक है। ये सल्फ्यूरस का दुगना करके बना है, इसलिए आप इसका नाम रखोगे पायरो सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। अच्छा, पायरो की स्ट्रक्चर बनाने का मैंने तरीका क्या बताया था कि आप लोग सल्फ्यूरस एसिड को अगल बगल रख लो, ये सल्फ्यूरस होता है, ठीक है, एक दूसरा सल्फ्यूरस रख लो, ये लो रख लिया, और इसके बाद आप लोग क्या कर दो, पानी निकाल दो। लो पानी निकाल दिया, H निकाल दिया, OH निकाल दिया, इसी को पानी निकालना बोलते हैं। S डबल बॉन्ड O हो गया, OH हो गया, O हो गया, S डबल बॉन्ड O हो गया और OH हो गया। तो अपने कॉपी पे वीडियो पॉज करके जल्दी से उसे उतार लो ताकि मैं इसमें कुछ और आगे करवा पाऊँ। तो आपने अगर इसको उतार लिया है, ठीक है, तो इसको उतार लेने के बाद अपनी कॉपी पे इसको क्रॉस करना, बड़ा सा क्रॉस करना। नालायक लिखने की ज़रूरत नहीं है, नालायक मैं कहीं और लिखवाता हूँ जहाँ आपकी गलती होती है। इसमें आप लोग लिखना धोखा, धोखा बाई संदीप दान, ठीक है, मेरा ही नाम है, कोई बात नहीं है, मैं तो धोखा देता ही रहता हूँ, ठीक। तो ये क्या है भाई लोगों, धोखा बाई संदीप दान, ठीक है। क्या धोखा, कि मैंने अभी बताया था कि दुगना करके पानी निकालने का जो मतलब है कि आप इनको अगल बगल रखो और दुगना करके पानी निकालने का मतलब एक का H और एक का OH निकाल दो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये स्ट्रक्चर बनकर आएगी, लेकिन ये होती नहीं है, ठीक है। वैसे भी मेरी बात नहीं है कि मैंने धोखा दिया है, जनरली कोई भी बच्चा बनाने बैठेगा वो इसी सोच के साथ बनाने बैठेगा, इस फॉर्मूले को देख के बनाएगा। तो पहले 2 सल्फ़र को 2 देगा, दूसरे सल्फ़र को 2 देगा और बीच में 1 रख देगा, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रक्चर, ये फॉर्मूला, ये धोखा है, ये स्ट्रक्चर गलत है। इसकी सही स्ट्रक्चर को आपको प्योरली रटना है, इसकी सही स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है, प्योरली रटना है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इन विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल SS बॉन्ड इज प्रेजेंट, और आपको बताना चाहूँगा कि ये वही मॉलिक्यूल, ये इस मॉलिक्यूल में भी SS बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, SS बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, SS, ठीक है, S और S के बीच में सिंगल बॉन्ड, और ये जो बीच वाला ऑक्सीजन है एक्चुअली वो एक साइड वाले ऑक्सीजन के साथ होता है, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OH, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ OH, ठीक है। एक तरफ एक डबल बॉन्ड और एक OH होगा और एक तरफ 2 डबल बॉन्ड O और एक OH होगा। ये इसकी सही स्ट्रक्चर है। इसका तरीका कुछ नहीं है, याद करना है, चुपचाप याद कर लो, ठीक है। H2S2O6, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर मैंने अभी अभी बनाई है, ठीक है। यहाँ दोनों तरफ आपके पास, इसमें दोनों तरफ आपके पास 2 डबल बॉन्ड O, 2 डबल बॉन्ड O, 2 OH, 2 OH थे। ये H2SO5 है, इसमें एक ऑक्सीजन कम हो गया एक तरफ से, एक आपको H2S2O4 बनाना पड़ सकता है, मैंने वहाँ लिखा भी है। H2S2O4 बनाओगे तो दूसरी तरफ वाले का भी एक ऑक्सीजन क्या कर देना, कम कर देना, उड़ा देना, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड O, एक OH, ठीक है, दूसरा डबल बॉन्ड O और एक OH। तो ये तीनों स्ट्रक्चर एक सीक्वेंस में है, H2S2O6, H2S2O5, ठीक है, और H2S2O4, ये सब एक सीक्वेंस में है। इसमें 6 ऑक्सीजन, इसका एक डबल बॉन्ड O कम करके ये वाला, दूसरा डबल बॉन्ड O करके ये वाला H2S2O4, ठीक है। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को धोखा बाई मी, मेरा मतलब संदीप दान के द्वारा दिया गया धोखा के नाम से याद रख लेना, लेकिन इसमें S और S बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और बच रही है। हाँ बच्चों, जल्दी से 2-5 मिनट में एक चीज़ और ख़त्म करो, और वो होती है थायोनिक एसिड सीरीज़, ठीक है। थायोनिक एसिड सीरीज़, सल्फ़र के ऑक्सी एसिड्स में एक सीरीज़ आपको याद रखनी होती है, इसको थायोनिक एसिड सीरीज़ बोला जाता है। इसका जनरलाइज फॉर्मूला H2SN, ये टिन नहीं है, सल्फ़र का नंबर है, SnO6 होता है, जिसमें n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है। मतलब 2 के बाद ये सीरीज़ स्टार्ट होती है, 1 से नहीं होती। इस सीरीज़ का पहला एसिड जो होता है वो H2S2O6 होता है, और क्योंकि इसमें 2 सल्फ़र होते हैं तो इसको आप लोग डाईथायोनिक एसिड बोलोगे, ठीक है। इसमें 2 सल्फ़र है, इसको डाईथायोनिक एसिड बोलोगे। H2S3 कर दोगे, O6 कर दोगे, इसमें 3 है, इसलिए आप इसको ट्राईथायोनिक एसिड बोलोगे। इसको आप लोग क्या बोलोगे, ट्राईथायोनिक एसिड।
H2S4O6 कर दोगे तो इसको आप लोग टेट्राथायोनिक एसिड बोलोगे, ठीक है, इसको आप बोलोगे टेट्राथायोनिक एसिड, ठीक। तो डाईथायोनिक, ट्राईथायोनिक, टेट्राथायोनिक, ठीक है, तो ये एक सीरीज होती है, इसके आप आगे भी जाओगे, ठीक है, पॉलीथायोनिक एसिड। उसके बाद इसके H को अगर हटा दिया जाए तो ऑब्वियसली बात है H2O6 2-, ये कहलाता है आपके पास डाईथायोनेट, ठीक है। 2 से स्टार्ट हुआ था, अभी मैंने इसका नाम लिखवाया था एक जगह, आपको मैंने बोला था मैं अभी बताऊंगा, ये वही बताने वाली चीज़ है। ये डाईथायोनिक एसिड है। H2O6 2- जो है वो डाईथायोनेट है। थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि ख़त्म करना है मुझे। डाईथायोनेट, H3O6 2- ट्राईथायोनेट और S4O6-, इन दोनों आयन्स की तो बहुत ज़रूरत पड़ती है केमिस्ट्री में। S4O6 2-, इसको आप बोलते हो टेट्राथायोनेट, ठीक है, टेट्राथायोनेट आयन। अच्छा, इनकी एसिड की स्ट्रक्चर अगर बनानी है इनकी, तो इसमें अगर इसकी स्ट्रक्चर अभी बनवाई है और इसकी स्ट्रक्चर के बाद आपको कुछ नहीं करना होता, बाकी जो सल्फ़र एक्स्ट्रा जुड़ रहे हैं, 1 सल्फ़र एक्स्ट्रा हुआ, 2 एक्स्ट्रा हुआ, 2 के बाद उन सल्फ़र को आप चुपचाप सल्फ़र और सल्फ़र के बीच में दिखा देना। मैं बना दे रहा हूँ, आप लोग समझ लेना, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है H2S2O6 की, अभी बनवाई है, 2 बार बनवाई है। ये स्ट्रक्चर H2S2O6 की है, डाईथायोनिक एसिड, ठीक है। डाईथायोनेट आयन का क्या हो जाता है, यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ माइनस आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ट्राईथायोनेट में आप क्या करोगे कि 1 सल्फ़र एक्स्ट्रा हो गया है, उस सल्फ़र को आप लोग चुपचाप बीच में जोड़ दो, ठीक है। ये ट्राईथायोनेट की स्ट्रक्चर हो गई। टेट्राथायोनेट में 2 सल्फ़र एक्स्ट्रा हैं, 2 सल्फ़र को आप चुपचाप क्या कर दो, बीच में जोड़ दो। लो, जोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से साइड वाले जो दोनों सल्फ़र हैं वो एज इट इज़ बैठे हैं, बीच में 1 सल्फ़र आ गया, बीच में 2 सल्फ़र आ गए। जर्नलाइज बनाना चाहोगे तो S डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, बीच के अंदर N-2 के बराबर, क्योंकि 2 सल्फ़र तो आप साइड में जोड़ चुके हो, तो बाकी बचे N-2। तो N-2 सल्फ़र को आप बीच में दिखाओगे, यहाँ 1 दिखाओगे, यहाँ 2 दिखाओगे, पॉली वाले केस में N-2 दिखाओगे, ठीक है। तो ये इनके करस्पॉन्डिंग एसिड्स जो हैं उनकी स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, कल को आपसे सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाए इन केस में, ठीक है, तो पहली बात ज़रा ध्यान देना, ऑक्सीडेशन स्टेट हर एलिमेंट्स का अलग अलग बताया जाता है और एक एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बताई जाती है, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ -1, इसकी तरफ +1, -1 +1। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट का रियल मीनिंग पता है। -1 +1, हर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को आप लोग +1 दोगे, सॉरी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को -1 दोगे, लेस को +1 दोगे, और बराबर वाले केस में 0 और 0 करोगे। तो ये वाला जो सल्फ़र है ना, ये वाला सल्फ़र, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये 0 में है, ये 0 में है, ठीक है, और ये भी क्या है, +5 में। आप लोग जब निकालोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगी, ठीक है। और इसकी जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कोई आपसे पूछता है, ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सल्फ़र की, इस केस में मैंने 1 बताया, बाकी आप लोग कर लेना। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होती है 5 0 0 5, ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। एवरेज के नाम पे 5 + 0 + 0 + 5/4 कितनी हो गई, 2.5, ठीक है। और वो जो x वाला फॉर्मूला आप लोग लगाते हो S4O6 2-, वो एवरेज वैल्यू को ही देता है। अगर मैं इसको x मानूँ तो 4x + 6 × -2, ठीक है, बराबर कितना बच रहा है, नेट चार्ज -2। तो 4x बराबर आपके पास आ रहा है 10, x बराबर आपके पास आ रहा है 2.5। तो x वाला फॉर्मूला लगा के जो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो वो एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं होता कि 2.5 है तो हर कोई 2.5 ही होगा। ये 5 है, ये 0 है, ये 0 है, और ये क्या है, +5 है। और जाते जाते मैं एक स्ट्रक्चर और बनवा दे रहा हूँ H2SO3 की, ठीक है, इसकी एक स्ट्रक्चर बनवा दे रहा हूँ, फिर इसे ख़त्म करता हूँ। हाँ भाई, आपको पता ही है कि आपके पास H2SO4 था, सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम था, और सल्फ्यूरिक एसिड की ये वाली स्ट्रक्चर थी, ठीक है, ये स्ट्रक्चर थी, किसी को कोई डाउट नहीं है, ये सल्फ्यूरिक एसिड था, ठीक है। आपको इतना भी नॉलेज होना चाहिए कि जब भी आप एक ऑक्सीजन के बदले में सल्फ़र लाते हैं तो मोस्टली हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, थायो वर्ड, ठीक है। जब हम किसी ऑक्सीजन के बदले में सल्फ़र लाते हैं, या फिनॉल बोल रहे होते हो, इसको थायोफिनॉल बोलते हो ना। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ एक ऑक्सीजन कम करके
उसके बदले में एक सल्फ़र बढ़ा दूँ तो ऑब्वियसली बात है फॉर्मूला क्या होगा, H2SO3। एक्चुअली इसमें आपने कुछ नहीं किया, ऑक्सीजन चेंज कर दिया है किससे, सल्फ़र से, ठीक है। इसका जो नाम होगा वो ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ इसको इतना कि इसका नाम अगर कल को बताना पड़े तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। सल्फ्यूरिक था, एक ऑक्सीजन चेंज करके S लगा दिए, इसलिए उसके नाम के आगे थायो लगा दिए, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड है। इसकी स्ट्रक्चर इसी के जैसे होती है, ठीक है। S डबल बॉन्ड O होता है, डबल बॉन्ड O होता है, OH होता है, लेकिन एक तरफ S डबल बॉन्ड S होता है, ठीक है। उस O के बदले में आप समझ लो कि आपने S लगाया है। ये आपके पास थायोसल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर हो गई। ये आपके पास जो है H2O3 बहुत कॉमन आयन है। ये आपके पास थायोसल्फेट हो गया, और इस थायोसल्फेट की स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O, ठीक है। और सल्फ़र की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की बात आएगी तो यहाँ 0 0, सेम केस में 0 0, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में लेस को +1 और मोर को -1, लेस को +1 मोर को -1, -1 +1 -1 +1। तो इसमें ये जो सल्फ़र होता है, बीच वाला सल्फ़र, ये +4 में होता है, साइड वाला सल्फ़र 0 में होता है। और अगर तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी है, 0 है और +4 है, ठीक है। और एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कौन कौन सी है, 4 + 0/2 यानी 2 है, ठीक है। एक्स वाले तरीके से निकालोगे तो भी यही आएगा, 2x + 3 × -2 = 0। एक्स की वैल्यू आपके पास आप देख लो, ये 0 नहीं, सॉरी, ये -2, तो यहाँ से 2x = 4 आ रहा है और x बराबर जो है 2 आ रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मिलूँगा, नए जो बाकी एलिमेंट्स हैं, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, बोरॉन, सिलिकॉन, इनके ऑक्सी कंपाउंड्स की, ऑक्सी एसिड्स फॉर्म की स्ट्रक्चर के साथ और उनकी बाकी प्रॉपर्टीज़ के डिस्कशन के साथ, ठीक है। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।